हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा था कल? राम सिंह सुनाओगे थोड़ा पुराना? बताओ। देख, देबारी समझौते के अनुसार राजा किसे बनना चाहिए था? तो सवाई जय सिंह ने किसको बना दिया? तो इन दोनों भाइयों के बीच पहला युद्ध कौन सा हुआ? राजमहल का युद्ध कब हुआ? और उसमें मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने किसका साथ दिया? बूंदी से साथ देने के लिए कौन आया? कोटा से कौन आया? और भरतपुर के सूरजमल ने किसका साथ दिया? मराठे किसके पक्ष में है? जीत किसकी हुई? जीत की आदमी क्या बनाएगी? इसर लाट को और क्या कहते हैं? बगरू का युद्ध कब हुआ? इसमें किसकी जीत हुई? कितने परगने मिले? बूंदी का राजा कौन बनाया गया? मराठों को क्या दिया गया? हर जाने के लिए परेशान किया था ईश्वरी सिंह ने। मराठों का कत्लेआम किसने करवाया? उसने मराठों को कौन से युद्ध में हराया? काकोड़ का युद्ध कब हुआ? 1759 में। कोटा के कौन से राजा से युद्ध हुआ उसका? शत्रु साल के साथ कौन सा युद्ध हुआ? बटवाड़ा का युद्ध कौन से किले को लेकर हुआ? इसमें किसकी जीत हुई? इसमें कोटा का सेनापति कौन था? कौन से शहर की स्थापना की गई? कब की गई? कौन सा किला बनाया गया? कौन सा मंदिर बनाया गया? शीतला माता मंदिर कहां बनाया गया? कौन सा महल बनाया गया? तुंगा का युद्ध कब हुआ था? जयपुर का राजा कौन था? जोधपुर से सहायता के लिए कौन आया? जीत किसकी भी? प्रताप सिंह की। किसको हराया था? मराठों का सेनापति कौन था? पाटन का युद्ध कब हुआ? इसमें किसकी जीत हुई? मराठों का सेनापति कौन था? बीबोई कहां से आया था? मालपुरा का युद्ध कब हुआ? जोधपुर से सहायता के लिए कौन आया था? जीत किसकी भी? मराठों का सेनापति कौन था? हवा महल कब बनाया गया? वास्तुकार कौन था? किस शेप में बना हुआ है? कितने मंजिल का है? मंजिलों के नाम बताइए। प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। शरद मंदिर पे एक म्यूजियम बना हुआ, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? प्रताप मंदिर उसका नाम है। कितनी खिड़कियां हैं? कितने झरोखे हैं? जहां बैठ के रानियां क्या करती थी? किस नाम से कविताएं लिखता था? संगीत गुरु कौन थे? कौन थे? चांद खां। चांद खां ने कौन सी बुक लिखी? चांद खां की उपाधि क्या थी? काव्य गुरु कौन थे? गणपति भारती। कौन से सम्मेलन का आयोजन करवाया? संगीत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? कौन सी बुक कंपाइल की गई उसमें? राधा गोविंद संगीत साथ। कौन सा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ? किसको बुला कर लाए? कहां से बुला के लाए? कौन सी कला का स्वर्णकाल था? किसकी स्थापना की थी? कौन सा चित्रकार था? किसके दृश्य बनाता था? दरबार में कितने कलाकार थे? उनको क्या कहा जाता है? उनके लिए क्या बनाया गया था? किसके शासनकाल में रस कपूर इंटरफेयर करती थी? जगत सिंह सेकंड। कहां नजरबंद किया गया था? जोधपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है? गुलाब राय किसकी प्रेमिका थी? जयपुर का कौन सा राजा अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है? कौन सा राजा माइनर एज में राजा बना? तो उसका संरक्षक कौन बनाया गया? उसके पिताजी का नाम क्या था? जय सिंह थर्ड। जय सिंह थर्ड की हत्या हुई तो कौन सा केस चला था? उस मामले की जांच कौन कर रहे थे? उनको किसने मार दिया था? जयपुर की जनता। किसको मार दिया था? ब्लैक को मार दिया था। जॉन लुडलो कौन कौन सी कुप्रथाओं पर रोक लगा देता? समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार। इतना ही पढ़ा था। चलो। 1857 में क्रांति होती है। तो जब 57 में क्रांति हुई तो राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेजों ने राजा को एक उपाधि दी, सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि दी? स्टार ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान का सितारा है, हिंदुस्तान का स्टार है। और एक परगना दिया। परगना समझते हो आप? कोटपुतली। कौन सा परगना दिया? ये कोटपुतली पड़ता है जयपुर के पास। तो कौन सा परगना मिला? कोटपुतली। और कौन सी उपाधि मिली? देखो, 1857 ईस्वी की क्रांति में, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 ईस्वी की क्रांति में, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, अंग्रेजों का साथ दिया था। ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों का साथ दिया था। ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स।
अंग्रेजों का साथ दिया था, ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अतः अंग्रेजों ने सो ब्रिटिशर्स, अतः अंग्रेजों ने सो ब्रिटिशर्स, अतः अंग्रेजों ने इसे सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। गेव टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना, सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। गेव टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना, सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। गेव टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना, कौन सी उपाधि दी? सितार ए हिंद। कौन सा परगना दिया? कोटपुतली परगना दिया। 57 में जिस साल क्रांति हुई थी, राजा ने कहा भाई लड़ने दो, बाकी भारत को अपने पढ़ेंगे। अपने क्या करेंगे? लड़ेगा भारत, पढ़ेगा जयपुर। भारत लड़ने दो, अपने क्या करेंगे? पढ़े। तो एक स्कूल खोली थी, स्कूल का नाम था मदरसा ए हुनरी। क्या नाम था? नाम बोलो, देखो वापस बोलो, क्या नाम? मदरसा ए हुनरी। फारसी भाषा में नाम है मदरसा ए हुनरी। फारसी भाषा के ये नाम उल्टे पढ़े जाते हैं, इधर से पढ़ना शुरू करो। पहले क्या लिखा हुआ है? हुनर। हुनर का मतलब होता है स्किल। हुनर का मतलब क्या होता है? कला, है ना। कोई अच्छा गाता है, मैं कहूँ यार इसके पास गाने का हुनर है ना। कोई कढ़ाई अच्छी करता है, आपने कहा यार इसके पास कढ़ाई का हुनर है। कोई सिलाई अच्छा करता है, उसके पास सिलाई का हुनर है। कोई डांस अच्छा करता है, उसके पास डांस का हुनर है। तो हुनर का मतलब क्या हो गया? कला, स्किल, कोई कला। ये बीच में ए वगैरह लगते हैं, इनका मतलब का, के, की। मदरसे का मतलब स्कूल, कला की स्कूल। आर्ट स्कूल था। क्या था? कब स्थापित किया गया? किस नाम से? मदरसा ए उंदरी। अभी तक ये स्कूल आज भी चलता है। अब इसको बोलते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान स्कूल ऑफ। कौन से स्कूल को? कब बनाया गया? किसके लिए बनाया गया? कला के विकास के लिए। आजकल क्या कहते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। लिखो 1857 ईस्वी में, इन 1957 एडी, 1857 ईस्वी में, इन 1957 एडी, कला के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। लिख क्यों नहीं रहा? कला के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। इस्टेब्लिश्ड मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। इस्टेब्लिश्ड मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। इस्टेब्लिश्ड मदरसा ए हुनरी। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। एजुकेशन की जब शुरुआत हुई, इसी ने आपके दो कॉलेज खोले थे। आपके जयपुर का महाराजा कॉलेज राम सिंह का खोला हुआ है, आपके जयपुर का संस्कृत कॉलेज है ना, संस्कृत कॉलेज जेलन पर, ये राम सिंह के टाइम का। महाराजा कॉलेज तो नाम सुन रखा है, महाराजा कॉलेज भी किसका खुला हुआ है? राम सिंह। लिखो पहले ये लिखो, जयपुर में महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज स्थापित किए गए थे। महाराजा कॉलेज एंड संस्कृत कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। जयपुर में महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज स्थापित किए गए थे। महाराजा कॉलेज एंड संस्कृत कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। जयपुर में महाराजा कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज स्थापित किए गए थे। महाराजा कॉलेज एंड संस्कृत कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। ये जो महाराजा कॉलेज था ना, ये पहले जयपुर के हर सब स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते थे इसमें। मतलब आर्ट्स भी थी इसमें, साइंस भी थी इसमें, कॉमर्स भी थी, और लड़कियां भी यहीं पढ़ती थी। बाद में जब राजस्थान का विलय हो गया, पूरा राजस्थान बन गया भाई, पहले इसमें केवल जयपुर के बच्चे पढ़ते, जयपुर रियासत थी। अब तो इसमें जोधपुर का भी आ जाएगा, जैसलमेर का भी आ जाएगा, भरतपुर का भी आ जाएगा, टोंक का भी आ जाएगा। तो अब बड़े कॉलेजों की आवश्यकता थी, इसलिए बाद में कहा गया आर्ट्स वालों के लिए बना दो राजस्थान कॉलेज,
कॉमर्स वालों के लिए बना दो कॉमर्स कॉलेज, साइंस वालों के लिए बाद में कौन सा बच गया, महाराजा। लड़कियों का कॉलेज इसके ठीक सामने बनाया गया इसलिए नाम रख दिया महाराजा। तो महाराजा के सामने बना इसलिए नाम क्या रख दिया। आप कभी सिटी बस में जाओ, तब सिटी बस जब वहां रुकती है तो कंडक्टर कहता है महाराजा महारानी उतरो, महाराजा महारानी उतरो। और जब जब बच्चे उतरते हैं तब उनको फील आता है अच्छा अपने क्या है। तो ये महाराजा कॉलेज बहुत पुराना है भाई, है ना, राम सिंह के टाइम में। एक कौन सा कॉलेज बनाया गया था, संस्कृत। इसका मतलब बंदा एजुकेशन का प्रयास कर रहा है। उधर मदरसा हुनरी खोला जा रहा है, महाराजा कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है। पता चला यार एजुकेशन के इतने प्रयास किए जा रहे हैं उसके बावजूद लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं आ रही। पता लगा भाई इसका क्या कारण है, क्योंकि घर वाले उन स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते जहां लड़के पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ने के लिए कोएड में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो बाद में कहा गया गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल खोला जाए। तो राजस्थान में गर्ल्स के लिए पहला कहीं स्कूल खोला गया था तो उदयपुर था। यहाँ पर एक मंत्री थे, उनका नाम था कांति चंद्र मुखर्जी। क्या नाम था, उन कांति चंद्र मुखर्जी ने सलाह दी थी गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल होना चाहिए। ऐसा स्कूल जयपुर में खोला गया था 1866। कब खोला गया, लिखो 1866 ईस्वी में। इन 1866 एडी, 1866 ईस्वी में, इन 1866 एडी, कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर, ऑन एडवाइज ऑफ कांति चंद्र मुखर्जी, कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर, ऑन एडवाइज ऑफ कांति चंद्र मुखर्जी, कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर, ऑन एडवाइज ऑफ कांति चंद्र मुखर्जी, जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। गर्ल्स स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। गर्ल्स स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। गर्ल्स स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एट जयपुर। कोष्टक में लिखो, राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला, फर्स्ट इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला, फर्स्ट इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। कौन से राजा के टाइम में, राम सिंह सेकंड। जयपुर में क्या स्थापित किया गया, कन्या विद्यालय। किसकी सलाह पर, लड़कियों बोलो थैंक यू राम सिंह। मरी मरी तो बोल रही है। चल 1868 की बात है। कब की बात है, ब्रिटेन का राजा था एडवर्ड पंचम। कौन था राजा, एडवर्ड पंचम, एडवर्ड फिफ्थ। एडवर्ड फिफ्थ यहां पर अपने जयपुर आया था। उसकी रानी को गुलाबी रंग बड़ा पसंद था। राजा ने कहा सारी बिल्डिंग्स पर क्या कर दिया जाए। तो दो कारण माने जाते हैं, एक तो कहते हैं भाई उसकी रानी को पसंद था, कुछ कहते हैं नहीं मेजबानी का कलर, हॉस्पिटलिटी जो होती है उसका कलर ही क्या माना जाता है, पिंक। तो कुल मिला के जयपुर में कौन सा कलर करवा दिया था, पिंक। कौन से राजा ने, राम सिंह सेकंड ने। कौन से राजा के आने पर, एडवर्ड पंचम। कब आया था, 1868 ईस्वी में, इन 1868 एडी। 1868 ईस्वी में, इन 1868 एडी। ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचम के आगमन पर, ऑन अराइवल ऑफ ब्रिटिश किंग एडवर्ड फिफ्थ। ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचम के आगमन पर, ऑन अराइवल ऑफ ब्रिटिश किंग एडवर्ड फिफ्थ। ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचम के आगमन पर जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। ही गॉट पेंटेड जयपुर इन पिंक कलर। जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। ही गॉट पेंटेड जयपुर इन पिंक कलर। जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था। कौन सा रंग करवाया गया, वो थोड़ा हल्का गुलाबी सा है, जिसको हिंदी में हम एक नाम और बोलते हैं, गेरुआ। क्या बोलते हैं, तो हिंदी वाले कोष्टक में लिख लें गेरुआ। इंग्लिश में तो उन्हें पिंक ही चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बार हिंदी में वो क्वेश्चन आता है जयपुर में कौन सा रंग करवाया गया था, आप राजी होते हो गुलाबी, वहां ऑप्शन में गुलाबी है ही नहीं, वहां लिखा हुआ है केसरिया, गेरुआ, नीला, दूसरा पीला, कुछ ही लिखा हुआ है। फिर आपको लगता है मास्टर फालतू की बकवास तो सारी कर गया, ओरिजिनल जो कलर था उसके बारे में हमें बता के, तब आप याद रखना कि राम सिंह ने उस रानी को कहा होगा कि रंग दे तू मोहे। तो जयपुर में कौन सा कलर करवाया गया, गेरुआ। रानी आई होगी यहाँ पे, रानी खुश हो गई देख के, उसने कहा सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। ऐसा चल रहा है कोई है। अच्छा, एक राइटर हुआ, उस राइटर का नाम है स्टेनले रीड। क्या नाम है, स्टेनले रीड।
स्टैनले रीड ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। क्या नाम था बुक का? रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। इस बुक में पहली बार उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, पिंक सिटी। किस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो जयपुर को पिंक सिटी कहने वाला राइटर कौन था? अपनी कौन सी बुक में? लाइन चेंज कर लेना, फिर बॉक्स में बंद करेंगे, अलग से लिख लो। स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। स्टैनले रीड कॉल्ड जयपुर पिंक सिटी। स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। स्टैनले रीड कॉल्ड जयपुर पिंक सिटी। स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। स्टैनले रीड कॉल्ड जयपुर पिंक सिटी। कोष्टक में लिख लो बुक का नाम, रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। क्या नाम बुक का उसकी? रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। किसकी बुक थी रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया? उसमें क्या कहा गया जयपुर को? 1876 में एक प्रिंस यहां पर आया था अंग्रेजों का, उसका नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था? उस अल्बर्ट से एक म्यूजियम की नींव रखवाई गई। म्यूजियम की नींव अल्बर्ट रख के गया, इसलिए म्यूजियम को हम क्या बोलते हैं, है ना? तो अल्बर्ट हॉल क्या है वास्तव में? म्यूजियम। उसका नाम अल्बर्ट हॉल क्यों है? क्योंकि उसकी नींव रखने वाला कौन था? अल्बर्ट। अल्बर्ट कब आया था? 1876 ईस्वी में, इन 1876 एडी। 1876 ईस्वी में, इन 1876 एडी प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी। प्रिंस अल्बर्ट लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्बर्ट हॉल। प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी। प्रिंस अल्बर्ट लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्बर्ट हॉल। प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी। प्रिंस अल्बर्ट लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था उसका नाम था स्टीवन जैकब। क्या नाम था? लिखो, वास्तुकार, आर्किटेक्ट है ना, स्टीवन जैकब। तो क्या नाम था वास्तुकार का? बड़ा गजब आदमी था, कुत्ते रखता था खूब सारे। कुत्ते कुत्ते पालने का शौक था, कुत्ते रखता खूब सारे। शायद राजस्थान में पहली बार इसी के घर के बाहर लगाया गया था कुत्तों से, है ना? तो कोई पूछे पहली बार कुत्तों से सावधान किसके घर के बाहर लगाया गया? स्टीवन जैकब। किसका वास्तुकार था? खूब सारे लोग होते हैं जिनको ये कुत्ते पालने का शौक होता है ना? मैं अभी जोधपुर था 2-3 महीने पहले किसी एक कार्यक्रम के अंदर, तो वहां पर मुझे एक मिले थे, कुलदीप जी थे वहां के, जोधपुर के। तो वो एक फाउंडेशन चलाते हैं वहां पे, डॉग होम फाउंडेशन। तो वो बता रहे थे कि भाई लोग पालते तो हैं, खूब सारे लोग पालते हैं, पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ये कई बार बीमार हो जाते हैं, है ना? कई बार कोई अपने बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी के लग जाती है, तो उनका इलाज कौन करवाए? तो उन कुत्तों का हम इलाज करते हैं। ऊंट बीमार हो जाते हैं कई बार गांव के अंदर, उनका इलाज कौन करवाए? तो हम उन ऊंटों का इलाज करते हैं। आवारा गायें वगैरह जो है वो कई बार बीमार हो जाती है, जो घर में अपने गाय उसको तो अपने दिखा देते हैं डॉक्टर को, आवारा गाय होगी उसको बेचारी कौन दिखाए? तो उनको हम कराते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया था, उन्होंने कई कोई कार्यक्रम जिसमें भी थे हम, तो उसमें उन्होंने कई वो प्रोजेक्ट भी दिखाया भी था कि देखो ये कुत्ता था, इसकी दोनों टांगे टूट गई थी, हम लेके आए थे। तो मुझे लगा कि भाई लोग पालते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा काम वो कर रहे हैं, है ना? आप में से किस किस को कुत्ते पालने का शौक है? कौन कौन पेट लवर है? पेट लवर ही बोलते हैं ना ऐसे लोगों में। कौन कौन है? बस 5-7-10, और में बाकी में कोई भावनाएं नाम की चीज ही नहीं। सारे निर्दयी लोग हैं। हैं? पालने नहीं देते, बाकी पालने तो है। अच्छा है, भैंस पालते तुम? और तुम क्या पालते हो? तुम मम्मी के पढ़ी हुई है ना भाई। गाय भैंस तो वो तो मम्मी रख रही है। तुम यदि कहते हो हम गाय भैंस पालते, तो उसमें तुम्हारा कोई भी योगदान है? हाँ, कोई कुत्ता बिल्ली ऐसे है तो वो तुम भी रख सकते हो। बिल्ली बिल्ली कितने लोगों ने पाल रखी? क्या बात है यार, खूब सारे लोग। अच्छा, ये जो तुम कुत्ते बिल्ली ये जो ऐसे पालते हो, तुम्हें सूख नहीं आती? है?
मेरे कभी नहीं समझ में आया तुम्हारे वाला पंडा। हालांकि मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ पूरी तरीके से, है ना, पर मुझे कई बार लगता है यार उसी रजाई में कुत्ता सोए, उसी बिस्तर पे वो बैठा रहे है। अरे काय अलग होता है, कोई अलग नहीं होता। ये मेरा टॉमी है ये। अरे वो मेरे तो बीकानेर में वो बुआ लगते हैं उनके कुत्ता, और मैं उनके घर पे जब भी जाता वो कहते कि वो लो इधर आओ अंकल आ गए। इसका अंकल थोड़ी लगता हूं, तुम्हारे टाबरों का अंकल हूं, इसका अंकल कैसे बना सकते हो। और वो भाई रे कभी आगे इधर यूं मेरे को आए उससे अजीब सा उसी उधर। तो मैं जिन जिन के ऐसे कभी भी देखा तो मैं देखा भाई उधर ही बिस्तरों के अंदर वो सो गया, उधर जाके बाद में अपने सो गए। भाई रे ये नहीं झेला जाए अपने से। तो तुम जो कुत्ते रखते हो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख लिया करो। बाकी तुम्हारी भावनाओं के साथ हम साथ है एकदम। जितना तुम कुत्तों का ख्याल रखते हो, ये बार तो लगता है अगले जन्म कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं यार उनका, है ना। हाँ नहीं नहीं अगले, अरे मैं तो मजाक कीजिए, इतना सीरियस क्यों लिया बात को। मैं तो अगला जन्म चाहता ही नहीं हूं, मैं चाहता हूं इसी में मोक्ष मिले। हिंदू धर्म मानता है 84 लाख बार आप जन्म लेते हो और बाद में आपको क्या मिल जाती है, मोक्ष। मैं चाहता हूं 84 लाख वाला यही हो जाए, जन्म जन्मांतर से क्या मिल जाए, मुक्ति। बार बार संसार में पैदा हो, भगवान बुद्ध कह के गए थे बार बार संसार में आना ही दुखों का कारण है। वापस वही दुख भोगने, अपने को भोगने, जितने सुख दुख भोगने इसी जन्म में भोग लेंगे, अगला जन्म अपने को चाहिए। तो इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं। हाँ मैं जैसे सुख भोग रहा हूं वैसे सारे भोगे। तुम खाली 5 दिन 12 घंटे खड़ा रह जा, बाकी सब चीजें बहुत अलग है ना। पढ़ाना बोलना ये सब चीजें अलग, तो खाली 12 घंटे खड़ा रहे। इसलिए ये कभी नहीं सोचना। मेरे को देख के कई बार बच्चे कहते थे अरे सर टीचर बन जाए, नहीं बनना, मरे नहीं बनना। अपने मन में सोचना ही नहीं, आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। मेरे कभी कोई सोचा होगा कि मास्टर बनना है तो मास्टर ही है, अपने सोचना है कलेक्टर बनना है तो होंगे भी क्या। इधर उधर सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग में नहीं लेना। कोई के मास्टर नहीं, ये तो मैं कतई नहीं बनूंगा, केवल एक ही बनना है, एसडीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, आरएस बनना है, आईएएस बनना है, तो वो ही बनोगे। मेरे कई बार कोई कहता है सर आपके साथ इतने लोग सेल्फियां लेते हैं, तो आपको यूं फील आता होगा स्टार वाला, मरी नहीं आता सर, अच्छा नहीं लगता आपको। देखो लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। आगे मैं कहीं बैठा होता हूं, आगे को हाथ पकड़ कहता है लो सर एक फोटो तो। कलेक्टर बैठा उसका पकड़ ले गया, ये हाथ पकड़ के कर दे क्या उसको फोटो खिंचवा, पास भी चला जाए क्या, खत्म। ये प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। उन्हें लगता है ओ बापड़ो मास्टर है खिंचवाएगा, इसकी औकात क्या, खड़ा होगा तू, है ना। मतलब आदमी यार कोई सर गले में हाथ डालो, सर सिर पे रख दो एक बार हाथ, और मारता। इसलिए अपने मास्टर बनना, क्या बनना है। हाँ अरे खूब मेरे जैसे खूब बन जाएंगे, मत चिंता कर। हाँ माइक में बोलेगा तो तुम्हारी क्रिएटिविटी भरी हुई है तुम्हारी क्लास में, बिना माइक तुम बोलते ही नहीं हो। यस सर मैं पहले तो नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अभी तो आपने मजबूर कर दिया। बेइज्जती तो नहीं करेगा मेरी, प्लीज मत करना ऐसे। हाँ सुख दुख आपने बोला दोनों आएंगे तो हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली नहीं होगी सर, इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ। सर आपने बोला कि मास्टर नहीं बनना, हाँ नहीं बनना, तो आपके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं सर। अरे नहीं मेरे बारे में क्या बात करे, मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी। हमारे साथ जो हुआ वो तो आपको बता सकते हैं, आपको लेके हमारे साथ जो हुआ वो तो आपको बता सकते हैं। क्या हो गया, कोई बुरी बात तो नहीं भी है। लाइक हमारा एक्सपीरियंस। हमारा किस किस का, हम सब लोगों का। सब लोगों का। तो सर जैसे इनको क्यों ये करे, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं,
ये कह रहे हमारा तेरे से लेना देना नहीं है, ये तो तू आ जाता पढ़ाने वाली तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हो। हाँ सर ऐसा बिल्कुल नहीं। चलो हाँ बताओ तो। सर एक्चुअली जब मैं आपने बोला था ना कि पेट रखते हो कि नहीं, तो मैंने कहा मैं रखता हूँ, लेकिन वो खेत है मेरा, तो खेत में वो सब कुछ अरे वो अलग है, वो तो शेरू हमारे ही है। अरे वो पेट नहीं है, वो अलग बंदा है, वो अपनी मस्ती में खेल रहा है। हाँ तो मैं तो ये जो साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी उनकी बात है, वो तो शेरू अपना है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो सर मेरा खेत भी बीकानेर की नोखा तहसील में ही है। अच्छा। तो सर मैं खेत में बैठा बैठा एक बार यूट्यूब चला रहा था, तो आपका आपका कोई वीडियो रील वगैरह सामने आया, तो देखना शुरू किया। उसके बाद में आपके जितने भी वीडियोस जो थे यूट्यूब पे वो मैंने देखने स्टार्ट कर दिए। फिर आपने देखे नहीं, फिर आपको यूट्यूब ने दिखा दी। उस टाइम में क्या हुआ कि मैं डीयू से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया ही था, तो उसके बाद में जो लॉकडाउन के बाद में घर पे बैठा था 1-1.5 साल के लिए, तो फिर जब आपको देखा तो उसके टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि जो भी चीज आप बता रहे हो सीधी दिमाग में बैठती जा रही है, मतलब जो भी चीज, क्योंकि उसमें चीज है ही नहीं ना कुछ। तो फिर वो जार है जार। जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो खेत में जब मैंने देखना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मेरी सिस्टर भी पास में बैठ रही थी, छोटा भैया भी। तो क्या होता था, जब भी कोई काम आता था दूध देने के लिए, तो मेरी सिस्टर बोलती थी मैं तो राजू सर का वीडियो देख रही हूँ, तू जा। हाँ। तो वो इस तरीके से करके धीरे धीरे सारे वीडियो देखने शुरू किए। तो उसके बाद में मन में है कि एक बार कोचिंग करना है, और फिर कंप्लीटली मैंने ये डिसीजन ले लिया कि चलते हैं जयपुर। फिर सर हमारे साथ में जो 7-8 लोग थे मेरे जो दोस्त वगैरह मिलके, तो मिलके हम सारे लोग स्प्रिंग बोर्ड पे यहाँ पे कोचिंग कर गया तुमने। तो मिलके दवा बोला इन्होंने। तो सर नहीं सर मेरे रूम में ही रहते हैं। चलो। तो उसके बाद में डिसीजन लिया। तो अभी जैसे आपकी सब शादी हो रही थी सर, तो आप गए थे तो हमारे रूम में क्या क्या बातें हुई, 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ खुश करने के लिए। तो सर एग्जैक्टली मतलब लड़कों ने एक चीज तो ये बोली, मतलब वो बोले कि एक तो राजवीर सर की याद में हमने फोक सॉन्ग सुनने शुरू कर दिए यार। वो 7-8 दिन के लिए गए, अब मतलब 15 दिनों से कभी मन खोल के हंसा ही नहीं है। हाँ। तो एक तो वो चीज बोल रहे गए, और दूसरे बोल रहे थे कि यार शादी तो उनकी हुई थी, विराट कोहली की भी 2 साल फ्लॉप गए थे यार, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, आए तो राजवीर सर की वजह से। तो सर वो चीज है बस। आपने बोला ना मास्टर बन के ऐसा मत करना, लेकिन सर तो नहीं बनना, फिर भी नहीं बनना। बहुत कुछ सीखा सर। पहले आप यही सोचना है अपने को आरएस बनना है। भाई मैं जब यहाँ आया था मैं कतई ये नहीं सोच के आया मास्टर बनना है, मैं सोच के आया था मुझे एसडीएम ही बनना है, मुझे आरएस ही बनना है। उधर नहीं बन पाए तो फिर यही बचा। नहीं सर मेरा वो कहना नहीं है ना भाई, मैं ये सोच के थोड़ी आया था। तो आप जब ये सोचते हो ना कि मुझे यही बनना है, तो ये आप नए तो सोच के आए हो। आप ये थोड़ी सोच के, आप आरएस का सोच के, तो आपने सोचा भी क्या जाए आरएस ही बनना है, उसी दिशा में प्रयास करना है। फिर ये पूरा एक अलग फील्ड है, हर फील्ड की कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। मेरे को जैसे कभी बाई चॉइस जब मैं पढ़ रहा था मेरे से पूछा जाता क्या ये करना, मैं नहीं करता। आप लकीली मैं उधर एग्जाम दे रहा था, उधर एग्जाम में नहीं हुआ, इधर मैं सीनियर स्टूडेंट था, सर ने किसी बैच में भेजा कि तू जाके पढ़ा ले। मैंने पढ़ाया, बच्चों ने कहा ठीक है, अपनी दुकानदारी चल गई है ना, आपने इधर बैठने लगे, फिर उधर वाले छूट गया, इधर वाले में आ गए, तो आप एक्सीडेंटली इधर आ जाते हो, वो बात अलग है। पर फिर भी नहीं बनना चाहिए। सर बहुत कुछ मिला आपसे, बनना चाहिए अगर कोई बनना चाहे तो। वो उनका स्नेह है। ये कह रहे कि भाई कोई भी यहाँ पे टॉपर आता है वो ये कह के जाता है कि भाई राजवीर सर ने ये पढ़ाया, या विजय सर ने ये पढ़ाया, दिलीप सर ने ये पढ़ाया। ये आप हमारे स्टूडेंट हो, आप छोटे भाई बहन जैसे हो, ये आपका स्नेह है। आप पूरी जिंदगी भले आपका सिलेक्शन हो भले आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप अच्छा ही बताओ। भाई मैं कहता हूं यदि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि ये आदमी फर्जी है, वो भी अच्छा ही बताएगा। मतलब कुल मिला के आप अपने ऊपर नजर लगने नहीं देते, मतलब ये। चलो थैंक यू सर। चलो थैंक यू, है ना। तो पर पहले अपने ये सोचना जी कि हम जिस लक्ष्य के लिए आए उस लक्ष्य की तैयारी की जाए, वो सबसे अच्छा है। और उसमें आप जब बनोगे ना तब उसको फील करोगे, वो बहुत अलग चीज है, बहुत बहुत अलग लेवल की चीज है। मैं एक दिन किसी क्लास में कर रहा था, जब आप आरएएस बनते हैं, जब आप सिविल सर्विस में जाते हैं, आप आईएएस बनते हैं, आप अधिकारी बनते हैं, तो केवल आप नहीं बनते, आपकी 7 पीढ़ियां बनती है। आपके आसपास वाले उस पावर को, उस चीज को बहुत महसूस कर पाएंगे, बहुत कर पाएंगे। समाज जिन मूल्यों से चलता है उन मूल्यों में सबसे उच्च वह है।
है ना। क्योंकि अपने एक अलग एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, इस एटमॉस्फेयर में, इस घेटों के अंदर, अपने बीच के रिलेशन में मैं आपके लिए सदैव सम्माननीय रहूंगा। वो भले मैं आपके टीचर के रूप में रहूं, मैं आपके गाइड के रूप में रहूं, मैं आपके बड़े भाई के रूप में रहूं, मैं आपको अच्छी बातें बताने वाले के रूप में, किसी रूप में रहूं, आपका और मेरा रिलेशन एक अलग प्रकार का वो हमेशा रहेगा। पर इससे इतर, इससे बाहर आप एसडीएम बनोगे, आपकी इमेज बहुत अलग होगी। आप टीचर हैं, आपकी इमेज बहुत अलग होगी। बुरी इमेज नहीं, मैं कतई नहीं कहता बुरी इमेज है, टीचर की इमेज भी अच्छी होती है। मेरे पापा टीचर है, मैं खुद, भाई पापा टीचर है मेरे, तो मैं तो ये तो कैसे कहूं कि भाई टीचर की इमेज नहीं होती। पर वो एक अलग अलग चीज है, वो एक अलग लेवल पर आप चले जाते हैं। तो मैं कई बार मजाक में बताता ही रहता हूँ कि आप यदि एसडीएम लग जाते हैं, आपके घर पे कोई फंक्शन है, या किसी फंक्शन में मैं और आप दोनों साथ जाते हैं, 100 लोग आएंगे वहां आपके पास, साहब आ गया, साहब आ गया, साहब आ गया, आपको शर्म आएगी, आप कहोगे ये मेरे सर है, इन्हीं की वजह से बनाता होगा। अच्छा मार साहब नमस्कार, और साहब आप बताओ। वहां आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। और फिर जब आप तैयारी इसी के सोच के, ये सबसे अच्छा है। और ये इधर वाले में आपको यूं भाई, अब चूंकि आपको मैं ही दिखता हूं, तो आपको टीचर ही दिखता था, आपको लगता बड़ा जोरदार है। पर आप इमेजिन कीजिए, मैं 2013 से लेके 2023 तक डेली सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, 6 बजे से लेके डेली शाम को 8:30 तक, अनवरत है। इसमें कोई नागा भी नहीं, कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं। अब आप बीमार हो तो भी आना, आप के कोई मैं, मेरे को याद ही नहीं है कि पिछले कुछ सालों में मैं ये लगातार 10 दिन की छुट्टियां अभी लिए खुद के ब्याह में। है ये भाई 10-15 दिन का जो भी था, मैं 26 तारीख के बाद में कल आया था या परसों आया था, वो लगातार वाली छुट्टियां यही थी। वरना जब आप दूसरी जगह होते हो, आप छुट्टी एंजॉय कर सकते हो। मेरे याद है खूब बार, कई बार ऐसा हुआ होगा कि मैं 7 बजे वाली क्लास में मेरी बुखार है, पर मैं क्लास में आया, क्योंकि मैं जानता था कि इसी टाइम और कुछ भी नहीं हो सकता। यदि ये बुखार मेरे रात आती, तो मैं नवीन जी को कहता कि सुबह 7 वाली क्लास नहीं ले सकता, नवीन जी कोई ना कोई व्यवस्था करते। यदि मेरी बुखार सुबह 5 बजे आई है, तो नवीन जी कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि मैं क्लास में आगे बैठ गया और मैंने बच्चों को आकर देखो तबीयत खराब है, बोला भी नहीं जा रहा, बच्चों ने मुझे कहा कि सर कोई बात नहीं, आप हमें 4 क्वेश्चन लिखवा दे, हम उनके आंसर लिखेंगे, हम बोल बोल के सुना देंगे, आज अपने ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चों ने ये कहा कि नवीन जी को कह दो कि बोर्ड पे कोई ऑब्जेक्टिव पेपर लगा दे, सर हम उसके आंसर बोल देते हैं, आप तो हाँ ना में जवाब दे दो, जिसे धीरे धीरे बोला जाए वो दे दो। वो बच्चों का मेरे को देख के सहानुभूति है, उनको देख के लगता है कि सर आगे यही बड़ी बात है। या ये भी हो सकता था कि, और मैं हमेशा कहता हूं कि स्प्रिंग बोर्ड इसी वजह से ही चल रहा है कि आपके साथ ऐसा कतई नहीं होगा कि आप 1 बजे आए और आपको कह दिया गया आज क्लास नहीं है, वापस आपकी क्लास होगी, कोई आए आपको पढ़ा के जाएगा। खूब सारी जगह ऐसा हो जाता है, इसलिए वहां पर उतना अच्छा नहीं चल पाता जितना है। तो सर का शुरू से ही कहा हुआ था कि भाई तेरे कितने भी बुखार हो, तू यदि 7 बजे आके क्लास में बैठ गया ना, तो बच्चों को लगेगा यार हमारे लिए आया है। बच्चे नहीं पढ़ेंगे तेरे से, वो तेरे को बिठा के रख लेंगे। पर तू यदि 7 बजे नहीं आया और बच्चों को अपन ने ये कहा कि 2 घंटे की क्लास नहीं है, ये खत्म हो जाएगा खेल। तो इसमें अलग प्रकार का डेडिकेशन है, अलग प्रकार की चीजें हैं, उधर अलग प्रकार की चीजें होगी। ये नहीं कि वो बहुत सरल जॉब है, आप आरएस लग जाएंगे, बहुत सरल जॉब है, उसमें अलग प्रकार के चैलेंजेस होंगे। पर ये वाली लाइफ थोड़ी मोनोटोनस है। आप सोचिए कि सुबह से शाम तक एक प्रकार की बातें करनी, उससे भी अजीब कितना होता होगा कि हमेशा एक जैसे जोक सुनाने। मेरी क्लास में जब भी, कई बार क्या होता है, एक बच्चे ने पूरा फाउंडेशन बेच ले लिया, फिर वो कह देता मुझे दोबारा एडमिशन लेना, तो मैं उसको मना करता हूं प्लीज मत। वो फिर भी कहता है पिछली बार मैं पढ़ नहीं पाया था किसी भी कारण से, तो मैं कहता हूं मेरी क्लास में तो मरी मत बैठना और किसी बीच में बैठ देना। कारण कि मैं पढ़ा रहा होता हूं, बच्चे के पढ़ाई हुई चीजें तो याद नहीं है, पर उसको जोक सारी याद है ना, कहानियां सारी याद है। वो पड़ोसी कहता है अभी ये जोक मारेगा। पड़ोसी सोचता है इसको नया कुछ ही नहीं आता क्या, सेम सेम सी बातें। ऑनलाइन आने के बाद तो मेरी क्रिएटिविटी खत्म ही हो गई। ऑनलाइन आने के बाद तो अब वो बच्चा, पहले आप लोग पहले वीडियो देख के आते हो, तो आपको पहले बताता अच्छा अब आगे ये बोलेंगे, आगे ये बोलेंगे। ऑफलाइन जब तक था तब तक क्रिएटिविटी वाली अलग चीज थी, इसलिए हर चीज के पक्ष विपक्ष अलग होते हैं। पर हम जब ये सोच के आए थे कि हमें आरएस बनना है, तो क्या बनना है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप, इसलिए दिन रात यही सोचा कीजिए, और केवल सोचा नहीं कीजिए, पढ़ा भी कीजिए। आज हाँ सोच रहा हूँ सर, बस नजदीक पहुंचा हुआ हूँ, प्रीत हो ही गया। ऐसे भी नहीं करना, साथ में क्या करनी है, पढ़ाई। और मैंने, और आपका बैच शुरू हुआ था, मैंने तब भी कहा था सबसे अच्छे बैच वो होते हैं जो शांति काल में शुरू होते हैं।
है ना, जब वैकेंसी के आसपास आने की कोई खबर नहीं। आपको तो पता ही है कि जब पहले वाली कंप्लीट नहीं हो रही दूसरी तो कैसे आएगी, है ना। तो आराम से 1.5-2 साल का टाइम लेगी, कितने में अपना बेच के आ जाएगा। और शांति काल की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। आप तो केवल इतना क्या कीजिए कि डेली जो आपको पढ़ाया जाता है इसको डेली याद कर लीजिए। हालांकि मेरे कितने भी कहने के बावजूद आप बहुत सारे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, 10-15% लोग ही बात मानेंगे। स्टूडेंट क्या करता है, अभी नहीं पढ़ता, इन दिनों में नहीं पढ़ता, या तो एग्जाम के पास पढ़ता है। तो दो चीजें होती है, एग्जाम के पास यदि पढ़ गया और आपका तुक्का लग गया तो आप पास हो जाते हो, और यदि पास नहीं हुआ तो फिर वो वापस आकर था सर अब मैं पढ़ लूंगा, तब मैं नहीं पढ़ पाया था। इसलिए अभी पढ़ लीजिए ताकि बाद में ये करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ भी नहीं करना, जो डेली पढ़ाया जाए क्लास में ये डेली जाके याद कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो बोले पॉलिटी का हो, वो बोले इकोनॉमी का हो, बोले साइंस का हो, बोले मैंने राजस्थान पढ़ाई, ये रहना चाहिए कि कल एक बजे होती है क्लास आपकी, 1 बजे 3 बजे जो भी आपका टाइम होता है, कि कल मैं जब 1 बजे आऊंगा तब जो मैंने कल पढ़ा था या आने वाले कल जो मैं आऊंगा तो जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका ड्यू नहीं है, वो मैं कंप्लीट करके आऊंगा। और ऐसा पिछले 3 दिनों का डेली कर लिया कीजिए कि भाई पॉलिटी पढ़ रहे हैं, विकास सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, आज जो पढ़ाई वो याद करनी है, कल जो पढ़ा है वो याद करना है, उससे पिछले वाले दिन पढ़ाया था वो याद करना है। डेली 3 दिन का कर लीजिए। पुराने पेपर हमेशा अपने पास रखिए, पुराने पेपर निकाल लीजिए, ना कोई प्री रोकेगा ना कोई मेंस रोकेगा। इतनी सिंपल चीजें हैं जिसकी हद नहीं है कोई, केवल नोट्स याद करने और पुराने पेपर करने, इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज करनी नहीं। पर स्टूडेंट बस यही नहीं करता, या तो कंटिन्यूटी नहीं बनाता, वो 4 दिन पढ़ता है, 4 दिन तो उसको जोश रहता है कि मैं 12-12 घंटे पढ़ दूं, वो नींद भी 4-4 घंटे लेनी शुरू कर देता है, नींद 4-4 घंटे लेता है, बीमार होता है, 7 दिन की पढ़ाई छूट जाती है बाद में। इसलिए नींद डेली 7 घंटे लेनी है। ऐसा कभी नहीं हो कि आप 7 घंटे नहीं सो। मैं कहता हूं 1 घंटे यदि पढ़ाई कम हो रही है तो मत करना, भले नींद में कोई कोताही नहीं, इस उम्र में ही नींद आएगी, है ना भाई। ये आप वाली जो अवस्था है नींद आएगी इसके अंदर, तो 7 घंटे तो लेनी ही है। कई बार मैं स्टूडेंट से कई पूछता हूँ सर मैं रात को 12 बजे सोता हूँ 4 बजे उठ जाता हूँ, नहीं, ऐसी गलती कतई नहीं करनी। ये कोई 1 महीने का खेल नहीं है, ये आधी पंचवर्षीय योजना है, 2.5 साल इसी के अंदर देना है। कब तक 4-4 घंटे सो के टाइम पास करेंगे, अपने मोदी जी भी नहीं है कि मैं तो 1 घंटे सोता हूं तो भी मेरी नींद पूरी हो जाती है, नहीं होती भाई साहब, अपने को चाहिए। आप सोच रहे हो कहीं तो 7 नहीं सर 9 तो सोता ही हूं मैं, 7 को तो आपने कहा कि 9 तो सो ही जाता हूं मैं, 9 भी नहीं सोना। कोशिश तो ये क्या कीजिए, हालांकि आपका टाइम तो 1 बजे वाला टाइम है तो आप दिन में नहीं सो पाते, तो 7 घंटे रात को सो जाए। वरना ज्यादा अच्छा जब मैं पढ़ता था ये था कि मैं रात को 6 घंटे सो गए, दिन में 45 मिनट 1 घंटे की कोई पावर नैप सी ले लेते थे, तो वह ठीक रहता था थोड़ा। पर आप वाले में तो है ना 1 बजे क्लास ही आ जाते हो यहाँ पे, तो ये और ठीक है कि दिन वाली नींद से बच ही जाते हैं अपने। दिन वाली नींद इतनी कोई अच्छी भी नहीं होती, भली भी नहीं होती, आलस लाती है फालतू के अंदर। यदि रात को ढंग से नींद ले ली जाए कि आप 11 बजे सोए, 11 बजे सोए तो सुबह 5:30 बजे के आसपास उठे, उससे पहले नहीं उठे तो बाद में सुबह वाला टाइम भी आपके पास बच जाए, पढ़ाई हो जाए। या कईयों को रात को पढ़ना ठीक लगता है, ज्यादा ठीक लगता है, तो यदि आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, और ये भी कोई नहीं, कई कहते हैं सुबह पढ़ना चाहिए शाम को पढ़ना चाहिए, जब पढ़ा जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादातर समय जो होगा मैंने हमेशा शाम वाला बैच प्रेफर किया है, मैं हमेशा शाम वाले बैच में जाना पसंद करता था, मुझे लगता सुबह जल्दी कौन उठेगा, है ना। किस्मत ऐसा लाती है कि आपको डेली सुबह उठना ही पड़ता है अब, है ना, पढ़ाने के लिए। बाकी मैं था कि अब नाइट राइडर है, अपने रात को 2 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, तो 2 बजे सोए तो अपने 9 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे सोए तो अपने 10 बजे उठ जाएंगे, 11 बजे उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, 1 बजे क्लास है, नहा धो के खाना पीना करके बाद में क्लास के अंदर आ जाएंगे। पर डेली की पढ़ाई में कोताही मत बरतिए, वो डेली कर लिया कीजिए। आप इन दिनों में जितने टॉपर्स आएंगे उनसे यदि आप नॉर्मल यूं बातचीत में, भाई यहाँ खड़े होकर तो बंदा 10-15 बात बताता है, नॉर्मल यूं पूछो कि भाई आप तो स्टूडेंट लाइफ की बता दे क्या था, तो यही कहेगा कि मैं क्लास में आता था, सर पढ़ाते थे, घर पे जाके उसको याद कर लेता था, टेस्ट में सारे दे दिया करता था, सिंपल है। आपको कोई आके ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने कुछ विशेष सूत्र लगाए थे, है ना। इवन मैं कहता हूं जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता ना तब तक किसी को पता भी नहीं होता सिलेक्शन होगा, है ना। आप किसी को यूं देख के पहले भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सब की आप, मैं कहता हूं आप में से जो जो प्री पास करेंगे ना, सबका ज्ञान बराबर होगा, सबका पढ़ने का तरीका एक जैसा होगा, कोई चेंज नहीं। थोड़ा बहुत 19-20 का सा फर्क रहेगा कोई। बाद में ये हो सकता है मेंस जब होता है तो मेंस में आंसर राइटिंग में होता है कि कुछ लोगों की आंसर राइटिंग अच्छी हो सकती है और कुछ लोगों की अच्छी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत, वो भी 19-20 का। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खानवा युद्ध के परिणाम बताए तो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए होंगे। होता है क्या कि आज के 2.5 साल बाद में कईयों को 4 याद रहे, आज 6 याद है, मेंस तो 2.5 साल बाद में है ना। एक ने लिखे 4, एक ने लिखे 5, एक ने लिखे 6, एक के नंबर 2, एक के नंबर 2.5, एक के नंबर 3।
बस इतने में। अब कोई 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें एक बंदा आपसे आधे आधे नंबर ज्यादा ले गया, 6 में आधे आधे नंबर ज्यादा ले गया, तो एक पेपर में कितने, 3, 4 पेपर में 12, इतने में तो खेल खत्म है। 12 नंबर का मतलब होता है 400 रैंक का फर्क। या आपकी एक रैंक 800, 12 नंबर ज्यादा तो आपकी रैंक 400, 12 नंबर और ज्यादा आपकी रैंक 100 के अंदर, 12 रैंक और ज्यादा आपको 50 के आसपास है, 12 रैंक और ज्यादा आप 20 के आसपास है, सॉरी 12 नंबर और ज्यादा आपकी रैंक वैसे वैसे आगे बढ़ती चली जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, उससे ही हो जाती है चीजें। इसलिए डेली पढ़ लिया कीजिए, 3 दिन का पढ़ लिया कीजिए, पुराने पेपर सोल्व कर लिया कीजिए। हैबिट ये डालिए कि जब भी पढ़ने के लिए बैठे आपके पास कॉपी और पेन हो। ऐसा कभी नहीं हो कि आप बिना कॉपी पेन के बैठे। इससे क्या होता है, एक तो नींद नहीं आती, एक कंसंट्रेट रहते हो आप, और दूसरा जो चीजें अपने से याद नहीं होती उनको लिख लिख के याद कर। और ये भी, हाँ, इसमें कई सारी चीजें लगती है। वैकेंसी में कितने लोग थे, कितने नहीं थे, रिजर्वेशन में कितनी सीटें किधर गई थी, वो अपने हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में केवल पढ़ना है, अभी केवल पढ़ने पे ध्यान दे। आपको मैं टॉप 50 में आऊंगा, टॉप 100 में आऊंगा, बहुत बाद की बात है, जब होगा तब हो जाएगा। आज का टारगेट तो ये होगी, आज जो पढ़ाया था वो शाम को सोने से पहले याद करके सोना है, या कल क्लास में आने से पहले पहले वो सारी चीजें याद करके रखनी, इतना सा हो जाए। अब ये पहले से आप ये ना, पहले हमारे टाइम में तो और बड़ा जोरदार था, हम वो प्रतियोगिता दर्पण के इंटरव्यू पढ़ा करते। प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती, तुम ऑनलाइन वाले बच्चे क्या जानो यार, प्रतियोगिता दर्पण हम खरीद खरीद के लाया करते थे उसको, उसमें इंटरव्यू आते। तो मैं 9-10 से उनको लाना शुरू हो गया था। तो उन इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछे जाते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी थी, क्या आपको लगता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? उनमें जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाद में तैयारी करने लगे तब पता चला कि यार ऐसा कुछ ही नहीं होता। आप अपना एग्जाम देते हो, एक प्रोसेस फॉलो करते हो, उस प्रोसेस के अंदर आपकी सटीक इक्वेशन बैठ जाती है, आपका हो जाता है। एक बार आपकी इक्वेशन थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है, आपका नहीं होता है। रैंक का भी एक ही है। विकास जी आते हैं पढ़ाने के लिए, विकास जी के आरएस में रैंक है 148 थी शायद। इनके इंटरव्यू वाले ने नंबर ही 45 थी। इनके यदि नंबर 60 हो तो एसडीएम हो, इनके नहीं थे, ये थोड़े उधर हो गए। अच्छा, इनके एक आईएएस के अंदर सिलेक्शन है, एक सीट, उस पर 2 लोग, एक विकास जी, एक कोई लड़की थी या और कोई एक बंदा और था उनका। अब इनमें से उसका होगा जिसकी उम्र ज्यादा है, उसकी उम्र ज्यादा थी, उसका सिलेक्शन है, इनका नहीं है। कौन सोचता है कि उम्र की वजह से भी आप बाहर हो जाएंगे, कि आप छोटे थे इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? तो ये बहुत सारी अलग चीजें काम करती है, इसलिए इन पे इतना क्यों सोचना आपने। आप पहले ये सोच के बैठ जाओ कि नहीं, उम्र की वजह से तो बाहर नहीं होगा, उम्र बढ़ा देता हूं थोड़ी मैं। अपने हाथ में थोड़ी यार, अपने हाथ में जो चीज है वो अपने कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या, पढ़ाई करना, बस पढ़ाई कर लीजिए। आई बात समझ में? चलो लिखो आप, क्या लिखा लास्ट लाइन? कहां कुत्तों से कहां कहां ले गए तुम बात, कुत्तों की कोई बात नहीं करूंगा मैं। क्या लिखा है? वास्तुकार कौन था? स्टीवन जग। आप कभी अल्बर्ट हॉल जाइए, उसके ठीक सामने एक गार्डन है, उस गार्डन का नाम है रामनिवास बाग। क्या नाम है? राम सिंह ने बनाया, इसलिए नाम क्या हो गया? लिखो, रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था, ही बिल्ट रामनिवास गार्डन। रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था, ही बिल्ट रामनिवास गार्डन। उस समय जयपुर में थिएटर, सिनेमा हॉल समझ गए, सिनेमा हॉल बनाया था राम प्रकाश थिएटर। क्या नाम था? लिख लो। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी, ही सेट अप राम प्रकाश थिएटर एट जयपुर। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी, ही सेट अप राम प्रकाश थिएटर एट जयपुर। एक का भी नाम सुना हो तो देखो आपने, तो जैसा नाम सुना है, नहीं सुना तो अपने आप सुन लेते हैं। 2 शब्द लिखे हैं, एक तो ब्लू पोट्री, ब्लू का मतलब नीला, पोट्री का मतलब बर्तन, है ना, नीले रंग के बर्तन। चीनी मिट्टी होती है अपने, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के सफेद रंग के बर्तन होते हैं। चीनी मिट्टी के जो सफेद रंग के बर्तन होते हैं उन पे नीला रंग कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान में या भारत में सबसे अच्छे ब्लू पोट्री के बर्तन मिलते हैं जयपुर। कहाँ मिलते हैं? एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री के बर्तन सबसे अच्छे कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ? जयपुर। ये कौन से राजा के टाइम लोकप्रिय है? पहले बढ़ गई बात, देख लो। जयपुर में ब्लू पोट्री लोकप्रिय हुई थी, ब्लू पोट्री बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। जयपुर में ब्लू पोट्री लोकप्रिय हुई थी, ब्लू पोट्री बिकेम पॉपुलर इन जयपुर।
ये वास्तव में मुगलों की स्टाइल थी, वहां से जयपुर वालों ने कॉपी मारी थी। मुगलों का राज कहां पे था? दिल्ली। तो दो कलाकार भेजे गए थे दिल्ली की, जाओ तुम सीख के आओ। एक का नाम था चूड़ामन और एक का नाम था कालू। कौन कौन दो थे बताओ देखे? चूड़ामन और कालू को कहां भेजा गया? दिल्ली। लिख लो। इसके प्रशिक्षण के लिए चूड़ामन तथा कालू को दिल्ली भेजा गया था। चूड़ामन एंड कालू वर सेंट टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग। इसके प्रशिक्षण के लिए चूड़ामन तथा कालू को दिल्ली भेजा गया था। चूड़ामन एंड कालू वर सेंट टू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग। इसके प्रशिक्षण के लिए चूड़ामन तथा कालू को दिल्ली भेजा गया था। अगला राजा लिखो, माधो सिंह सेकंड। डाकी टाइप का आदमी था, भयंकर। कोई लंबा चौड़ा हाइट का था, और यूं कहते हैं सुबह सुबह 5 किलो जलेबियां 5 किलो केले तो नाश्ते में खाता था ये आदमी। तो इसका नाम ही पड़ गया बब्बर शेर। क्या नाम पड़ गया? देखो, इसे बब्बर शेर कहा जाता है। अंग्रेजी में बब्बर शेर क्या कहते हैं अंग्रेजी वालों? बब्बर शेर क्या कहते हैं? लाई नहीं कहते हैं? बब्बर का कुछ ही नहीं होता तुम्हारे? हाँ, लिख लो, जो तुमसे लिखा जाए वो लिख लो। इसे बब्बर शेर कहा जाता था या कहा जाता है। ही इज कोल्ड एज, आगे लिख लो, डॉट डॉट डॉट, लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, जो लिखा जाए। इसे बब्बर शेर कहा जाता था। इट इज नॉन एज बब्बर शेर ही लिख लो बोले। बीएचयू याद है आपको? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैंने देखो उस दिन वो कहानी सुनाई थी, तब मैं एक लाइन बोला था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, कि मदन मोहन मालवीय से गंगा सिंह जी ने पूछा कितने रुपए दूं, तो उन्होंने कहा कि जयपुर के राजा ने 5 लाख दिए हैं। बोला था मैंने? तो जयपुर का राजा कौन है जो 5 लाख दे रहा है? देखो, बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की? आप लेटर भेज सकते हैं कहीं पर भी। पोस्टल सिस्टम ये लागू करने वाला कोई राजा था, तो राजा कौन था? माधो सिंह। कब लागू किया? राजस्थान में पहली बार। राजस्थान में सबसे पहले कहीं पर पोस्टल सिस्टम लागू हुआ तो कहां पर लागू हुआ? जयपुर। ऐसा कब हुआ? 1904। ऐसा कौन से राजा द्वारा किया गया? 1904 ईस्वी में, इन 1904 एडी। 1904 ईस्वी में, इन 1904 एडी जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पोस्टल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जयपुर। जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पोस्टल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जयपुर। क्या इंट्रोड्यूस किया गया जयपुर में? पोस्टल सिस्टम, डाक व्यवस्था। लिख लो कोष्टक में, राजस्थान की किसी भी रियासत में प्रथम, फर्स्ट इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की किसी भी रियासत में प्रथम। हमने सिटी पैलेस पढ़ा था ना, तो सिटी पैलेस में एक महल बनवाया था, मुबारक महल। क्या बनवाया था? मुबारक महल। गेस्ट हाउस था, अतिथियों के लिए अतिथि हाउस था ये वास्तव में, मुबारक महल। लिखो, तो जयपुर में मुबारक महल का निर्माण, सिटी पैलेस के अंदर एक महल बना हुआ है। जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट मुबारक महल एट जयपुर। जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। यह एक अतिथि गृह है। इट इज ए गेस्ट हाउस। यह एक अतिथि गृह है। समझ गए ना भाई? गेस्ट कोई आते थे उनके रुकने के लिए बनाया था। इट इज ए गेस्ट हाउस। देखो, मैंने आपको एक जगत शिरोमणि मंदिर लिखवाया होगा, तब मैंने कहा था कि मुगल राजपूत स्थापत्य कला। कौन सी स्थापत्य कला? पर अब अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेज आ गए तो एक स्थापत्य कला और जुड़ गई, यूरोपियन। कौन सी जुड़ गई? तो ये जो मुबारक महल है ये कौन सी में हो गया? मुगल, राजपूत और यूरोपियन। लिख लो, यह मुगल, राजपूत तथा यूरोपियन स्थापत्य कला में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन मुगल, राजपूत एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर। यह मुगल, राजपूत व यूरोपियन स्थापत्य कला में बना हुआ है।
It is built in Mughal, Rajput and European architecture. मुगल, राजपूत तथा यूरोपियन स्थापत्य कला में बना हुआ है. It is built in Mughal, Rajput and European architecture. नाहरगढ़ है, इसकी 9 दासियां थी, वो आपस में लड़ती कि भाई इसका कमरा अच्छा है, इसका महल अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है. तो अपनी 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवा दिए थे नाहरगढ़ में. कहां पर बनवाए थे? लिखो, अपनी 9 दासियों के लिए, फॉर हिज 9 कॉन्क्यूबाइंस. अपनी 9 दासियों के लिए, फॉर हिज 9 कॉन्क्यूबाइंस. नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे. ही बिल्ट 9 सेम पैलेसेज इन नाहरगढ़. नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे. ही बिल्ट 9 सेम पैलेसेज इन नाहरगढ़. नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे. ही बिल्ट 9 सेम पैलेसेज इन नाहरगढ़. अगले राजा लिखो, मान सिंह सेकंड. सैंतालीस तक राजा है, तो मैं कह सकता हूं आजादी के टाइम जयपुर का जो राजा था उसका नाम क्या है? देखो, यह है आजादी के समय जयपुर का राजा था. ही वॉज किंग ऑफ जयपुर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. यह आजादी के समय जयपुर का राजा था. ही वॉज किंग ऑफ जयपुर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अब भाई जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब तो राजा महाराजा थे. देश आजाद होने के बाद राजा महाराजा नहीं भाई, पहले राजतंत्र था, बाद में क्या आ गया? लोकतंत्र. लोकतंत्र आ गया. जैसे आज अपना राज्य होता है तो एक होता है मुख्यमंत्री और एक होता है राज्यपाल. एक होता है मुख्यमंत्री और एक क्या होता है? राज्य. 1956 तक अपने राजस्थान में राज्यपाल नहीं होते थे, अपने यहां पर होते थे राज प्रमुख. क्या होते थे? राज्यपाल को क्या बोलते थे? राज प्रमुख बोलते. गवर्नर नहीं हुआ करता था, राज प्रमुख. और राज प्रमुख ही राजा महाराजा बनाए जाते थे. तो राजस्थान के जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो कौन थे? फर्स्ट एंड लास्ट ये बने थे. और इनको कहा था आजीवन आप पोस्ट पर रहोगे. लेकिन 56 में बीच में रूल ही खत्म कर दिया, राज प्रमुख का पद ही खत्म कर दिया. क्या बनाने लगे अपने भी यहाँ पे? राज्यपाल. तो ये पहले बने, यही बाद में लास्ट हो गए थे. तो प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख कोई राजस्थान के रहे थे, वो कौन थे? ये है राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे. ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान. यह है राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे. ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान. प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे. ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान. राजा की एक रानी थी, रानी का नाम था गायत्री देवी. क्या नाम था? लिख लो, रानी गायत्री देवी. गायत्री देवी का नाम तो सुना होगा, दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक. उस समय एक मैगजीन निकलती थी, वॉग वॉग नाम की मैगजीन थी. उसने दुनिया की 10 सुंदर महिलाओं के नाम छापे थे, उनमें एक नाम किसका था? गायत्री देवी का. है क्या? बिहार की नहीं थी, बंगाल में एक जगह पर थी, उसका नाम है कूच बिहार. बंगाल में एक जगह, उसका नाम क्या है? कूच बिहार. ये कूच बिहार की राजकुमारी थे. लंदन पढ़ा करते थे. मानसिंह जी पोलो के बड़े शानदार प्लेयर थे. भारत को पोलो में वर्ल्ड कप जिताने वाला कैप्टन था, तो वो कौन थे? मानसिंह. इसलिए यदि कभी आप एसएमएस जाएंगे, एसएमएस इन्हीं के नाम पर है, एसएमएस, सवाई मान सिंह. तो सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, सवाई मान सिंह स्टेडियम, ये सब इनके नाम पर है. तो आप कभी एसएमएस स्टेडियम जाएंगे तो वहां पर सवाई मान सिंह की एक मूर्ति लगी हुई है, उनकी तस्वीर लगी हुई है. वो तस्वीर इसलिए नहीं है कि एसएमएस उनके नाम पर है. वो तस्वीर इसलिए नहीं है कि वो जयपुर के राजा थे. वो तस्वीर इसलिए भी नहीं है कि वो राजस्थान के राज प्रमुख थे. वो तस्वीर इसलिए है क्योंकि वो पोलो टीम के कैप्टन थे, है ना. एज ए प्लेयर उनकी वो वहां पर लगाई हुई है. तो ये पोलो बहुत अच्छा खेलते थे. ये पोलो खेलने के लिए लंदन गए हुए थे. गायत्री देवी तब वहां पर पढ़ा करती थी. गायत्री देवी को 16 साल के थे. राजा की एज 40 साल थी. राजा ऑलरेडी मैरिड थे. राजा की पहले से 2 रानियां थी. गायत्री देवी वो मैच देखने के लिए गए. मैच अच्छा लगा कि नहीं लगा? राजा अच्छा लगा. गायत्री देवी ने बाहर आते ही मान सिंह जी को प्रपोज किया. मान सिंह जी का विल यू मैरी मी. मान सिंह जी तैयार बैठे थे. तो मान सिंह जी की जो तीसरी रानी थी वो कौन थे बाद में? तो बाद में कूच बिहार से, बंगाल में कूच बिहार नाम की जगह पर थी, वहां पे गए और शादी करके
आपके यदि आप रूम वगैरह लेके रहते हैं और यदि आपके कोई ज्यादातर अपने यहाँ पर आप देखेंगे कुक जो है ज्यादातर बंगाल के मिलेंगे, बाईजीन जो मिलेंगे वो सारे बंगाली मिलेंगे, सारे गायत्री देवी को जानते हैं। तो आपके यदि कोई बाईजी कुक आते हैं रूम पे और आप उनसे पूछना भाई कहाँ के हो, बंगाल के हो, गायत्री देवी हो गए, हाँ। कि गायत्री देवी का बंगाल से स्नेह बाद में भी बना, 2010 में एक्सपायर हुए गायत्री देवी, मेरे याद आता है गायत्री देवी एक्सपायर हुए थे। तो इनके बंगालियों के यहाँ पे छठ पूजा ये कार्यक्रम होते हैं, बिहार बंगाली में दुर्गा पूजा, छठ पूजा इन कार्यक्रम होते हैं, उन सारे कार्यक्रमों में गायत्री देवी जाया करते थे और लास्ट तक एक्टिव थे। मेरे को याद है जब ये एक्सपायर हुए थे उससे थोड़े दिन पहले नगर निगम ने कहीं पर जयपुर में, कहा पता नहीं, कहा झुग्गी झोंपड़ियां हटाएंगे, झुग्गी झोंपड़ियां बन जाती है, तो गायत्री देवी वहां धरने पे बैठ गए थे, या तो हटाओ मत, और यदि हटाते हो तो इनको दूसरी जमीन दो, क्योंकि आप इनको यहां से हटाते हो, ये कहीं और झुग्गी झोंपड़ी बनाते हैं, थोड़े दिन बाद आप वहां से हटा देते हो, फिर आप वहां से हटाते हो, तीसरी जगह जाते हैं, फिर आप वहां से हटा देते हो, परमानेंट कर दो, कह दो भाई यहां जाके बसो, फिर ये जाने इनका काम जाने। तो महिला लास्ट तक एक्टिव भी रही थी। भारत में पहले चुनाव हुए थे 1952, पहले चुनाव कब हुए, देश के पहले जनरल इलेक्शन आम चुनाव कब हुए, 1952, लोकसभा के विधानसभा के दोनों के। लोकसभा में राजस्थान से कोई भी महिला नहीं थी। अगले चुनाव में 57, अगेन लोकसभा में राजस्थान से कोई महिला नहीं। अगले चुनाव में 62, इस बार राजस्थान से महिला गई। तो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य यदि कोई थी तो कौन थी, कब, 1962। कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी चुनाव लड़ा करती थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, क्या नाम था, तो कौन सी पार्टी से जीत के गई। तीनों बातें याद रखनी। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा मेंबर कौन थी, वो कब चुन के गई, वो कौन सी पार्टी से गई, स्वतंत्र पार्टी, क्या नाम था, लिख लो, पहले लिखा है रानी गायत्री देवी, लिख लिया, फिर गायत्री देवी के नीचे तीर लगा के लिख लो। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य, फर्स्ट विमेन लोकसभा मेंबर ऑफ राजस्थान, राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य, फर्स्ट विमेन लोकसभा मेंबर फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य, फर्स्ट विमेन लोकसभा मेंबर फ्रॉम राजस्थान। कोष्टक में लिखो 1962 स्वतंत्र पार्टी, 1962 स्वतंत्र पार्टी। गायत्री देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, लिख लो गायत्री देवी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। प्रिंसेस रिमेंबर्स, देख लो गायत्री देवी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी का, बोलो देखे, प्रिंसेस रिमेंबर्स, राजकुमारी की यादें, मेरी स्मृतियां। तो राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी, कौन सी पार्टी से गई, कब गई, आत्मकथा कौन सी लिखी, कौन से राजा की रानी थी, मानसिंह राजस्थान के क्या बनाए गए थे, राज, पहले भी लास्ट भी, ये तो एकमात्र यही बने। दिया कुमारी जी जो कल उप मुख्यमंत्री बने हैं वो मान सिंह जी की पोती है, पोती है ना। मान सिंह जी की मैंने अभी कहा 3 रानियां थी, उनमें जो सबसे बड़ी रानी थे उनके बेटे हुए जिनका नाम था भवानी सिंह, क्या नाम था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। 1971 के वॉर में वो महावीर चक्र थे, क्या मिला था उनको, महावीर, 1971 में महावीर चक्र मिला। सैम बहादुर कौन कौन देख के आया, अरे यार केवल 7 8 10 लोग सैम बहादुर देख के, तुम्हें देश के प्रति कोई भावना नहीं है, है एनिमल, तुम एनिमल ही हो सर यार। सैम बहादुर तुम्हारा जीव भी नहीं करता कि आजाद भारत का सबसे महान व्यक्तित्व है, कोई मुझे पूछे तो सैम है। मेरे से कोई पूछे कि देश आजाद होने के बाद में सबसे महान व्यक्तित्व कौन रहा था, वो सैम मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। हालांकि मूवी में देख के इतनी अच्छी नहीं है, मुझे वो अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसमें जितनी बातें बताई वो सारी मुझे पता थी। मैं ये सोच रहा था कि यार कुछ रिसर्च करके बनाएंगे, कुछ नई बातें सामने आएगी, पर वो प्रचलित किस्से हैं, वो किस्से मेरे क्लास में सुनाए होंगे, मेरे किसी वीडियो के अंदर भी वो सारे किस्से मिल जाएंगे उसके अंदर, तो मुझे यूं जरूर लगा। पर फिर भी आप नए बच्चे जिनको उतने भी नहीं पता, आपको देखनी चाहिए यार कि सैम क्या चीज था, 71 का वॉर हमने कैसे जीता। तो उसमें हालांकि 71 के वॉर में लास्ट में इतना नहीं बताया, उतना ही बताया कि 71 का वॉर शुरू हुआ, हमने जीत लिया,
पर 71 के वॉर में उसमें एक जगह वो बोलता भी है, वो आपस में बातचीत भी उनकी कि भाई पाकिस्तान ने वेस्ट फ्रंट खोल दिया है, अब हमें वेस्ट फ्रंट पे भी लड़ना पड़ेगा। भाई 71 का वॉर बांग्लादेश की वजह से हुआ, बांग्लादेश किधर पड़ता है, ईस्ट में, तो उधर ईस्ट में लड़ाई चल रही थी, पर वेस्ट में भी फ्रंट खोल दिया था। वास्तव में 3 फ्रंट खोले थे, ईस्ट बांग्लादेश, वेस्ट जैसलमेर, नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट कर दो या नॉर्थ कर दो। इधर जो जैसलमेर वाला फ्रंट था, इस पर पोस्टिंग थी दिया कुमारी जी के पिताजी की, भवानी सिंह, मेजर भवानी सिंह, उनकी पोस्टिंग थी। तीनों फ्रंट पर हमने अपनी सेना खड़ी कर रखी थी कि भाई किधर से भी हमला हो सकता है। बांग्लादेश की साइड से हमला हुआ, उधर हमने संभाला, पंजाब की साइड से हमला हुआ, उधर हमने संभाला, लेकिन पाकिस्तान ने जैसलमेर वाली साइड से हमला किया ही नहीं। भवानी सिंह जी बैठे बैठे बोर हो गए, तो भवानी सिंह जी ने पाकिस्तान पे कर दिया, और भवानी सिंह जी पाकिस्तान में घुस गए थे, है ना। तो ये काफी पाकिस्तान का इधर एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है छाछरो। कौन सा जिला है? भवानी सिंह जी कब्जा कर लेते हैं, छाछरो पे कब्जा कर लिया था। और 72 लगभग 7-8 महीने तक वो छाछरो हमारे पास ही रहा था, हमारे पास ही उसका कब्जा था। फिर 72 में जब इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में समझौता था शिमला। कौन सा समझौता? तो शिमला समझौते में भुट्टो कहते हैं भाई वापस दो छाछरो हमारा, तब हमने छाछरो वापस दिया था। वरना 6 महीनों तक छाछरो में हमारे कलेक्टर बनते थे, कैलाशदान उज्जवल कलेक्टर थे। तो जब हम वापस आए थे छाछरो से, तो हम वो कलेक्टर वाले नेम प्लेट न उतार के लाए थे, जिनपे लिखा हुआ था जिला छाछरो, जिला कलेक्टर कैलाशदान उज्जवल, नीचे लिखा हुआ भारत सरकार, ताकि याद रहे कि भले 6 महीने के लिए था, पर छाछरो शिमला समझौते में हमने दे दिया था। उस छाछरो पे कब्जा करने वाले भवानी सिंह जी थे, जो मान सिंह जी के तो बेटे का दो और दिया कुमारी जी के पिताजी का दो ना। महावीर चक्र थे, तो मुझे याद है वो जब एक्सपायर हुए थे तो अखबार की हेडलाइन थी, नहीं रहे महावीर। तो महावीर चक्र मिला हुआ था, तो नहीं रहे महावीर। भवानी सिंह जी ने भी जयपुर से चुनाव लड़ा था, एमपी का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से लड़ा था, हार गए थे, है ना। पहले कांग्रेस से, दिया कुमारी जी तो बीजेपी से है, भवानी सिंह जी ने तब 89 के आसपास कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव के अंदर वो हार गए थे। तो ये जयपुर वाली रॉयल फैमिली का जो परिवार था, ये आजादी इसके बाद से भी पॉलिटिक्स में आ गए। गायत्री देवी हो गए, भवानी सिंह जी हार गए पर चुनाव तो लड़ाई। भाई 3 पीढ़ियां लगातार हो गई, भले बड़ी बात है। अगला लिखो, अलवर का इतिहास हो गया है जयपुर वाला। एक और डिप्टी सीएम कौन बनाए गए? प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी बेरवा, दूदू, कहां से? किस्मत हो तो दूदू जैसी भाई साहब। 2023 के जनवरी के महीने में दूदू एक ग्राम पंचायत था। दूदू क्या था? फिर दूदू प्रगति करता और बनता नगर पालिका, फिर दूदू प्रगति करता और बनता नगर परिषद, फिर दूदू प्रगति करता और बनता है जिला। साल के अंत तक दूदू डिप्टी सीएम था। चलो देखो अलवर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अलवर। मंत्री मंत्री थोड़ी बना दिए, नहीं बनाए, पर इस बार तो यार सारे जयपुर को दे दिए। भाई दोनों सीएम साहब जयपुर से, अपने को 2 राज्य होना सांगानेर से, अपने सांगानेर में आते हैं, उसी इलाके में आ रहे। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी जयपुर से, और दूदू भी, पर अब दूदू कहता है हम अलग जिले में साहब, जयपुर में मत क्यों नहीं हमें, पर नजदीक ही हो गया। और वासुदेव देवनानी जी स्पीकर, हाँ वो बड़े इंटेलिजेंट बंदे है ना, पुराने सदस्य हैं, बहुत बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े यूं डाउन टू अर्थ एकदम सिंपल से बंदे जो, और इंटेलिजेंट भी। विधानसभा अध्यक्ष हमेशा ऐसा ही बंदा होना चाहिए जिसे खूब सारी नॉलेज हो। तो पिछली बार भी सीपी जोशी थे, तो सीपी जोशी एक लंबे अनुभव वाले वैसे बंदे थे, क्यों विधानसभा अध्यक्ष को एक एक चीज का पता होना चाहिए, कौन सा रूल कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो इस बार देवनानी जी बना दी। अभी मंत्री नहीं बनाए, नहीं बनाए, बना देंगे 2-4 दिन। कब है शपथ ग्रहण, कब है? 15 को। 15 को मड़मास नहीं है क्या? नहीं है, 16 से मड़मास, 16 से लगेंगे, इसलिए 15 को बढ़ा देंगे। चलो, मड़मास नहीं जानते? आगे मैं कल्चर पढ़ाऊंगा तो तुम्हें मड़मास पढ़ाऊंगा मैं, है? हाँ, क्या होता है? मड़मास, जिन मास मलिन हो, जो मास अच्छे नहीं हो, उनको मड़मास कहते हैं। सूर्य चंद्रमा की गतियों का है जी, 1 महीने तक बीच में शुभ काम बंद हो जाएंगे, मकर संक्रांति तक। मकर संक्रांति पे मड़मास खत्म होंगे बाद में। चलो, क्या लिखा है? अलवर। अच्छा, वंश तो कौन सा पढ़ रहे हैं? कछवाहा। अलवर में जो कछवाहा वंश की ब्रांच थी, उस ब्रांच का नाम था नरूका। कौन सी ब्रांच थी? तो अलवर में कछवाहा वंश की कौन सी ब्रांच का शासन था? लिखो, कछवाहा वंश की नरूका शाखा का शासन था। नरूका ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर। कछवाहा वंश की नरूका शाखा का शासन था। नरूका ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर।
कछवाहा वंश की नरुका शाखा का शासन था। नरुका ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर। सुनना देखो, एक राज्य है जयपुर। जयपुर में एक ठिकाना पड़ता था, उस ठिकाने का नाम था माचेडी। क्या नाम था? ये जयपुर के पास मानपुरा माचेडी जगह है, यहां पर माचेडी एक ठिकाना है। इस माचेडी ठिकाने का एक सामंत बना, उसका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? नरुका था तो पूरा नाम क्या हो गया? प्रताप सिंह नरुका। 1774 की बात है। कब की बात है? 1774। उस समय मुगल बादशाह हुआ करता शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह कौन था? प्रताप सिंह थोड़ा शक्तिशाली हुआ और प्रताप सिंह ने जयपुर वालों को कहा कि आज के बाद मैं तुमको टैक्स नहीं दूंगा, और उसने माचेडी को आजाद घोषित कर दिया। किसको आजाद घोषित कर दिया? तो माचेडी जयपुर से क्या हो गया? अलग। कौन घोषित कर देता है? प्रताप सिंह। मुगल बादशाह कौन है? सालम सेकंड। इसको मान्यता दे दी कि हाँ तू अलग है, आज के बाद तेरे को जयपुर के साथ रहने की आवश्यकता। 1775 में ये अलवर पे कब्जा कर लेता है। अलवर पहले भरतपुर वालों के अंडर में था, लेकिन इसने अलवर पे कब्जा कर लिया और अपनी नई राजधानी कहां बना ली? अलवर। तो एक प्रकार से अलवर किससे अलग हुआ? जयपुर। जयपुर में कछवाहा वंश, तो अलवर वाला भी कौन सा? कछवा। और वो कछवाहों की ब्रांच अलग होगी। कौन सी ब्रांच थी? उसका संस्थापक कौन था? वास्तव में सामंत कहां का था? लिखो प्रताप सिंह, हेडिंग डालो प्रताप सिंह। लिखो यह है माचेडी का सामंत था। जयपुर में जगह है ना। He was feudal lord of माचेडी। यह है माचेडी का सामंत था। He was feudal lord of माचेडी। यह है माचेडी का सामंत था। He was feudal lord of माचेडी। लिखो 1774 ईस्वी में, इन 1774 एडी, 1774 ईस्वी में इन 1774 एडी, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। लाइन चेंज करके लिखो। 1775 ईस्वी में इन 1775 एडी, इसने अलवर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ही कैप्चर्ड अलवर एंड मेड इट हिज कैपिटल। इसने अलवर पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। ही कैप्चर्ड अलवर एंड मेड इट हिज कैपिटल। इसने अलवर पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। ही कैप्चर्ड अलवर एंड मेड इट हिज कैपिटल। अलवर पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। दरबारी विद्वान लिखो, कोर्ट स्कॉलर। जाचक जीवन, और जाचक जीवन ने बुक लिखी थी प्रताप रासो। क्या नाम है राइटर का? नाम क्या है? जाचक जीवन। बुक का नाम क्या है ना? वो आपसे ये पूछेगा प्रताप रासो में कौन सी रियासत की कहानी है? अलवर, है ना? क्योंकि फिर वो ऑप्शन देगा मेवाड़, बांसवाड़ा, जयपुर, अलवर। अब मेवाड़ में भी प्रताप सिंह है, बांसवाड़ा में प्रताप सिंह है, जयपुर में प्रताप सिंह है, अलवर में प्रताप सिंह है, पर प्रताप रासो में अलवर वाले प्रताप सिंह की कहानी है, इसलिए जानकारी कहां की होगी? अलवर। तो जाचक जीवन की बुक का नाम बताओ। पढ़ता अगला राजा लिखो, बख्तावर सिंह। सुनना देखो, 1 नवंबर 1803 को इधर अलवर वाली बाउंड्री के पास में युद्ध होता है, लसवाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? अंग्रेजों के और मराठों के बीच में। किस किस के बीच में? अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध चल रहा है 1803 में, और उनके बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या है? लसवाड़ी। अलवर के टच करता हुआ उधर। अंग्रेजों ने राजा बख्तावर सिंह से पूछा
कि बख्तावर सिंह तुम किसके साथ हो, बख्तावर सिंह का तुम्हारे साथ। तो मराठों के खिलाफ किसकी सहायता करता है? अंग्रेजों की। कौन से युद्ध में? लिखो, लसवाड़ी के युद्ध में। कोष्टक में लिखना 1 नवंबर 1803 इन बैटल ऑफ लसवाड़ी। लसवाड़ी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ लसवाड़ी, कोष्टक में लिखो 1 नवंबर 1803। इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता की थी। ही हेल्प्ड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मराठास, क्योंकि मराठे लूटपाट करते थे, अपने वाले परेशान थे उनसे। ही हेल्प्ड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मराठास, इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता की थी। मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता की थी। ही हेल्प ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मराठास। अंग्रेज बड़े राजी हुए और अंग्रेज 14 नवंबर 1803 को, कब की बात है बोलो देखे, इसके साथ संधि कर लेते हैं। तो अलवर ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की? 1803। कब संधि की? अब तक हम सारी संधियां कब पढ़ रहे थे, और अलवर कब कर रहे हैं, है ना। आगे संधि अलग से पढ़ेंगे तब मैं और बता दूंगा। 1803 में अपनी 2 रियासतें संधि करती है, पहले करता है भरतपुर, फिर करता है अलवर। राजस्थान की पहली रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है वो तो कौन सी थी? भरतपुर। भरतपुर कर लेता है 29 सितंबर। सितंबर में कर ली भरतपुर ने, और नवंबर में कर ली अलवर। अलवर का कौन सा राजा संधि कर रहा है? देखो, 14 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 14 नवंबर 1803 एडी। 14 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 14 नवंबर 1803 एडी, यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। जैसे कल मैंने बताया था कि प्रताप सिंह किस नाम से कविताएं लिखता था? ब्रिजनिधि। किस नाम से? ये 2 नाम से लिखता था, एक तो बख्तेश और एक चंद्र सखी। किस किस नाम से बताओ? कौन लिखता था? लिख दो, यह है बख्तेश तथा चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। ही यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद पेन नेम्स बख्तेश एंड चंद्र सखी। यह बख्तेश व चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। ही यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद पेन नेम्स बख्तेश एंड चंद्र सखी। यह बख्तेश व चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। He used to compose poetries with pen names बख्तेश एंड चंद्र सखी। बख्तेश व चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से कविताएं लिखता? बख्तेश और चंद्र सखी। चलो अगला लिखो, विनय सिंह। बख्तावर सिंह की जब डेथ हुई ना, तो बख्तावर सिंह राज्य के 2 उत्तराधिकारी हो गए। एक तो ये विनय सिंह और एक था बलवंत सिंह। कौन था? तो बलवंत सिंह कहे मैं राजा बनूंगा, और विनय सिंह कहे मैं राजा बनूंगा। तो अंग्रेजों ने अलवर के टुकड़े कर दिए। अलवर अलवर को तोड़ दिया बीच में से। अलवर की एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना हो कभी, तिजारा। तो बलवंत सिंह को तो कहां का राजा बना दिया? तिजारा। और बाकी जो अलवर बना उसका राजा किसको बना दिया? तो कोई पूछेगा कौन से राजा के समय अलवर का विभाजन कर दिया गया था? विनय सिंह। कौन सा टुकड़ा अलग किया गया? तिजारा। उसका राजा किसको बना दिया? हालांकि थोड़े दिनों बाद बलवंत सिंह मर गया तो बाद में तिजारा भी वापस किसको दे दिया गया? देख लो, अंग्रेजों ने अलवर रियासत का विभाजन किया। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड अलवर स्टेट। अंग्रेजों ने अलवर रियासत का विभाजन किया। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड अलवर स्टेट। तथा बलवंत सिंह को तिजारा का राजा बना दिया था। अपॉइंटेड बलवंत सिंह एज किंग ऑफ तिजारा। तथा बलवंत सिंह को तिजारा का राजा बना दिया था। एंड अपॉइंटेड बलवंत सिंह एज किंग ऑफ तिजारा। लाइन चेंज करके लिखें। बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ बलवंत सिंह, बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ बलवंत सिंह, तिजारा पुनः विनय सिंह को दे दिया गया। तिजारा वॉज गिवन बैक टू विनय सिंह। तिजारा पुनः विनय सिंह को दे दिया गया। तिजारा वॉज गिवन बैक टू विनय सिंह।
बख्तावर सिंह जो थे, बख्तावर सिंह की वो जो दासी जिसका बेटा ये बलवंत सिंह था, उसका नाम था मुसी महारानी। क्या नाम था? क्या नाम बताओ देखिए। विनय सिंह ने बाद में मुसी महारानी की छतरी बनवाई थी। तो कोई पूछे कि मुसी महारानी की छतरी कहां पर है, तो कहां पर है? अलवर। किसने छतरी का निर्माण करवाया? विनय से। इस छतरी में 80 खंबे लगे हुए। कितने खंबे? तो कोई पूछे 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर। वो छतरी किसकी है? मुसी महारानी। किसने बनवाई थी? विनय से। देख लो, अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। कोष्टक में लिखो 80 खंबे। कितने खंबे थे इसमें? 80। नीचे एक लाइन लिख लेना कि मुसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। मुसी महारानी वॉज कॉन्क्यूबाइन ऑफ बख्तावर सिंह। मुसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। मुसी महारानी वॉज कॉन्क्यूबाइन ऑफ बख्तावर सिंह। राजा विनय सिंह की एक रानी थी, रानी का नाम था शीला। आपने इस रानी के लिए एक झील बनवाई थी, सिलिसेड। कौन सी झील बनवाई? अलवर में है सिलिसेड झील। तो ये सिलिसेड झील बनवाई थी। इसके पास में एक महल बनवाया था। इस सिलिसेड झील को हम बोलते हैं राजस्थान का नंदन कानन। क्या कहते हैं राजस्थान का? मैं बता दूंगा ऐसा क्यों कहते हैं। लिखो, अपनी रानी शीला के लिए, फॉर हिज क्वीन नेम्ड शीला। अपनी रानी शीला के लिए, फॉर हिज क्वीन नेम्ड शीला, सिलिसेड झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सिलिसेड। सिलिसेड झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सिलिसेड। सिलिसेड झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सिलिसेड। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान। इसे झील को, इसे किसे और किसको कह सकते हैं? शीला को। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? नंदन। हिंदू ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र के पास, भाई स्वर्ग के राजा कौन? भगवान इंद्र। भगवान इंद्र के पास एक बगीचा है। उस बगीचे का नाम है नंदन कानन। क्या नाम है? बड़ा सुंदर बगीचा है। जितना सुंदर इंद्र का स्वर्ग लोक का बगीचा नंदन कानन है, उतनी सुंदर हमारी झील है सिलिसेड। इसलिए सिलिसेड को क्या कहते हैं? राजस्थान का। आगे बात समझ में? हिंदू ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग के उस बगीचे का नाम है नंदन कानन। मुसलमान कहते हैं कि जन्नत के उस बगीचे का नाम है बागे बहिश्त। क्या नाम है? स्वर्ग को मुसलमान क्या कहते हैं? जन्नत। ईसाई कहते हैं कि वो जो हेवन, वो जो पैराडाइज है, उसका जो गार्डन है उसका नाम है ईडन गार्डन। क्या नाम है? बगीचा तो है, नाम अलग अलग है। उस बगीचे जैसी अपने झील है। वो झील कौन सी है? तो यदि आपको नंदन कानन देखना हो तो आप कौन सी झील देखने जाएंगे? आप में से किस किसने सिलिसेड झील देखी है? तो आप मान लीजिए आपने जन्नत देखी है ना। और जिन्होंने नहीं देखी, और यदि निकट भविष्य में जा भी नहीं सकते, तो आज घर पे जाके प्लीज 5-6 मिनट का समय निकालिए, यूट्यूब पे करण अर्जुन मूवी का एक गाना सुनिए, एक मुंडा मेरी उम्र दा, देखो जी दिलों दिए बातें नहीं जानदा। सलमान खान ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया गाना, जिसके पीछे जो झील दिखाई जा रही है वो झील कौन सी है? तो घर पे जाके कौन सा गाना सुनेंगे? एक मुंडा मेरी उम्र दा, बोलो कौन सी फिल्म का गाना है? चल अगला राधा लिखो। मरे मरे से बोल दो, तुम खाना नहीं खा के आते रहे। अगला राधा लिखो, जय सिंह। मैं यार सुबह से बोलने लगता हूं तो मेरे में ज्यादा एनर्जी रहती है आपसे। तुमसे यूं पूछ लो कौन सी, कोई देख लेंगे सर, तो सामने आएगा वही देख दाग लेंगे। अगला राजा कौन है? गंगा सिंह याद है आपको? गंगा सिंह में एक बात हमने पढ़ी थी कि उस राजा ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पढ़ा। जय सिंह ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लिखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ही ज्वाइंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ही ज्वाइंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गंगा सिंह में आपने पढ़ा कि उसने बीएचयू को रुपए दिए थे। किसको रुपए दिए थे? जय सिंह ने बीएचयू को तो दिए, इसने एएमयू को भी दिए। क्या फुल फॉर्म होती है एएमयू की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बीएचयू की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एएमयू की ऐसे लाहौर में एक कॉलेज और था, उसका नाम था सनातन धर्म कॉलेज। क्या नाम था? कहां पे था सनातन धर्म कॉलेज? लाहौर में। बीएचयू कहां पर है? एएमयू कहां पर है? कहां पर है? अलीगढ़। सनातन धर्म कॉलेज कहां पर है? इन तीनों को रुपए देने वाला बंदा कौन है? कौन है? जय सिंह। कहां का राजा है? किस किस तीनों को रुपए दिए बताओ? बीएचयू, एएमयू तथा सनातन धर्म कॉलेज को आर्थिक सहायता दी थी। सनातन धर्म कॉलेज कोष्टक में लाहौर लिखना। He gave financial support to BHU, AMU and सनातन धर्म कॉलेज। BHU, AMU तथा सनातन धर्म कॉलेज को आर्थिक सहायता दी थी। He gave financial support to BHU, AMU and सनातन धर्म कॉलेज। BHU, AMU तथा सनातन धर्म कॉलेज को आर्थिक सहायता दी थी। पढ़ लिया? अच्छा, मैंने एक संगठन बताया था, मैंने बताया था गंगा सिंह उसका चांसलर बना दिया गया था। क्या नाम था? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। कौन सा था? बताया था मैंने कि चैम्सफोर्ड ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। और गंगा सिंह उसका क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया था? जय सिंह ने इसका नाम बदलकर किया था नरेंद्र मंडल। नाम बदल क्या किया? बस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस राजाओं का संगठन हो गया। राजा को अपने हिंदी में बोलते हैं नरेंद्र। क्या बोलते हैं? तो उसने क्या, अरे अंग्रेजी में नाम है, इसका नाम हिंदी में करो। हिंदी में नाम बदल क्या कर दिया? लिखो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल किया था। ही रीनेम्ड चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस एज नरेंद्र मंडल। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल किया था। ही रीनेम्ड चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस एज नरेंद्र मंडल। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल किया था। ही रीनेम्ड चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस एज नरेंद्र मंडल। नाम बदल क्या किया था? नरेंद्र मंडल। किसका नाम बदल के? किसने किया? जय सिंह। क्या कर दिया नाम बदल के? इसका मतलब बंदा अंग्रेजी को सपोर्ट करता है कि हिंदी को? तो इसने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। लिख लो, इसने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। ही मेड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ अलवर, या ही डिक्लेयर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ अलवर। इसने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। ही मेड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ अलवर। हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। इसी समय भरतपुर में एक राजा थे, उनका नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? तो किशन सिंह जी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। तो हिंदी दो राज्यों में राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई थी। कहां कहां? अलवर और भरतपुर। अलवर में से करने वाले राजा कौन थे? जय सिंह। भरतपुर में से करने वाले कौन थे? यही लिख लो, फिर बॉक्स में बंद कर लेना। देखो, महाराजा किशन सिंह ने हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ भरतपुर। हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। डिक्लेयर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ भरतपुर। हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। बॉक्स में बंद करो। राजा बड़ा समाज सुधार टाइप का बंदा हुआ। 10 दिसंबर 1903 को, कब की बात है बताओ? देखिए, 10 दिसंबर 1903 राजा ने बाल विवाह पर रोक लगा दी। किस पे रोक लगा दी? भाई, चाइल्ड मैरिज किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। राजा ने अनमेल विवाह पर रोक लगा दी। किस पे रोक लगा दी? मिसमैच मैरिज। पहले कई बार ऐसी शादियां हो जाती कि लड़की की उम्र है 12 साल और 60 साल के आदमी के साथ शादी कर दी। दो शादियां, 3 शादियां पुरुष कर लिया करता, फिर कई बार छोटी लड़कियों से शादी कर लेता। तो इसने कहा नहीं, इस मिसमैच मैरिज भी नहीं की जा सकती। तो कौन कौन सी विवाह पर रोक लगाई? लिखो, 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को, 10 दिसंबर 1903 एडी। 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को, 10 दिसंबर 1903 एडी। बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी।
He put ban on child marriage and mismatch marriage. बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी. He put ban on child marriage and mismatch marriage. पहला बड़ा गजब आदमी था. लंदन जब गया था पहले गोलमेज सम्मेलन में, तो अंग्रेजों को कह के आया था कि मैं अलवर में लोकतंत्र स्थापित करूंगा, डेमोक्रेसी. तू क्या करेगा? मैं बस सीट पे बैठा रहूंगा, जनता खुद ही संभालेगी. और बाकायदा गांव में चुनाव करवा के गांव में पंचायतें स्थापित कर दी थी. गांव का शासन गांव वाले संभालेंगे, मेरा कोई भी इंटरफेयर. लिख लो. पंचायतों की स्थापना की थी. ही एस्टैब्लिश्ड पंचायत्स. पंचायतों की स्थापना की थी. ही एस्टैब्लिश्ड पंचायत्स. जैसे अपने यहां पर सामंत होते थे ना, वैसे अंग्रेजों में जो बड़े सामंत होते उनको बोलते ड्यूक. क्या बोलते? जैसे आपने मान लो मैं कह दूं माचेडी का सामंत, वैसे वहां पर इंग्लैंड में एक जगह उसका नाम है एडिनबर्ग. क्या नाम है? तो एडिनबर्ग का ड्यूक, तो नाम क्या होगा उसका? ड्यूक ऑफ. ड्यूक रॉयल फैमिली के मेंबर ही होते हैं. जैसे राजा का भाई है तो वो बाद में क्या हुआ करता था? ड्यूक होता. तो वैसे एडिनबर्ग का ड्यूक यहां पर अलवर आया था. तो इसके समय में यहां पर एक महल बनाया गया था अपने सरिस्का में. कहां पर बनाया गया? तो किसके अलवर आने पर सरिस्का महल बनाया गया था? लिखो. ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय, ऑन अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग. अपने इसे सामंत, वहां पर क्या होते हैं? ड्यूक. ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय, ऑन अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग. ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय, ऑन अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, सरिस्का महल का निर्माण करवाया था. ही बिल्ट सरिस्का पैलेस. सरिस्का महल का निर्माण करवाया था. ही बिल्ट सरिस्का पैलेस. लेकिन बाद में राजा के अंग्रेजों के साथ में ज्यादा कोई बनती नहीं थी. अंग्रेजों के साथ में चला चला के पंगे लेने शुरू कर दिए थे. अंग्रेज कहते हैं भाषा कौन सी होनी चाहिए? अंग्रेजी. राजा कह रहा है कि भाषा कौन सी होनी चाहिए? हिंदी. अंग्रेज कह रहे हैं कि राजा राजतंत्र रखे अपना, ये कह रहा है कि मैं क्या लेके आऊंगा? लोकतंत्र. गांव में क्या स्थापित कर रहा था? पंचायत. अंग्रेज कह रहे थे भाई अंग्रेजी कपड़े पहनो, उस प्रकार का हमारा कपड़ा खरीदो. इसने खादी पहनना शुरू कर दिया. मतलब गांधी जी से बहुत पहले कोई खादी को राजा पहन रहा था, तो राजा कौन था? जय सिंह. उस टाइप से रहने लग गया था. एक तो इसका बड़ा और शानदार किस्सा है कि ब्रिटेन में कार की कंपनी है रोल्स रॉयस. कौन सी है? और ये उस रोल्स रॉयस कंपनी के वहां चला गया और वहां जाकर बोले मुझे रोल्स रॉयस चाहिए. वो खादी के कपड़े पहने हुए, उनको लगा रहा पता नहीं कौन है. तो कंपनी वालों का वैसा औकात से बाहर है, तुम आगे कोई सस्ती कार ले लो, ये नहीं खरीदी जाएगी. राजा का बड़ा ईगो हर्ट हुआ. राजा ने कहा कैसे? अरे कहा यार महंगी मिलती है यहाँ पे, क्यों सुबह सुबह माथा पच्ची कर रहा है? तो कितनी खड़ी है अभी तुम्हारे? अच्छा है, पैक करो. 6 के 6 वहां से लेके अलवर के नगर निगम में लगाई थी. आगे झाड़ू लटकाई हुई और कारें सुबह सुबह आती थी कि कचरे वाला आया जरा कचरा निकाल. अंग्रेजों की इतनी बेइज्जती होने लगी उस कंपनी की, रोल्स रॉयस कंपनी. भाई रोल्स रॉयस कंपनी राजा महाराजाओं को गाड़ियां बांटती थी. अब मान लो रोल्स रॉयस कंपनी कोई नया मॉडल बनाती और किसी राजा के पास जाती कि सर प्लीज देखिए रोल्स रॉयस कंपनी का नया मॉडल है, इसमें ये फीचर है, ये फीचर है. और राजा हंस के कहता है कि वो जो कचरा उठाती है वही है क्या? फाइनली रोल्स रॉयस वाले जो थे अलवर आए, आगे हाथ जोड़े कि बापूड़ा या तो चला ले ढंग से, या ये झाड़ू तो उतार इनके आगे से. तब जाके कारें वापस दी थी. शिमला में हाउस था राजा का, राजा शिमला रहता था जाके. तो वहां पे कोई अंग्रेज ऑफिसर था, एक बार उसको इनवाइट किया भाई शाम को मेरे घर पे खाने के लिए आना. अफसर बेचारा को बीमार हो गया, कोई काम आ गया, तो उसने अपनी वाइफ को कहा भाई राजा रानी ने अपने को इनवाइट किया पर मैं किसी भी वजह से जा नहीं सकता, तुम प्लीज जाओ वरना राजा नाराज हो जाएगा. तो वो जो उसकी वाइफ थी अंग्रेज महिला थी वो गई, वो साथ में ले गई कुत्ता. अब उसने जाते ही राजा ने कहा भाई कुत्ते को तो बाहर बांध दे, तू अंदर आके खाना खा ले. उसने कहा कुत्ता नहीं टॉमी है, साथ आएगा और साथ खाएगा. तुम तो ये बताओ इसके लिए डिनर में क्या बनाया गया, ये कहां पे बैठ के खाएगा? राजा ने कहा फिर तू ही रवाना हो जा, टॉमी को ले जा यहां से. तो राजा ने उस अंग्रेज महिला को बाहर निकाल दिया था. तो पहला आदमी यही था जिसने कहा था कि साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता. और राजा कौन था? यस. तो फिर अंग्रेजों के साथ बननी बहुत ज्यादा कम हो गई थी. फिर अंग्रेज मौके की ताक में थे कि राजा को कैसे हटाया जाए. आपने तिजारा ये जो पढ़ा है, तिजारा में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे. दंगे हो गए तो अंग्रेजों को मौका मिला, अंग्रेजों ने राजा को हटा दिया और कहा कि 2 साल तक तुम वापस अलवर नहीं आ सकते. राजा 2 साल के लिए इंग्लैंड चला गया. अंग्रेजों को लगा 2 साल में जनता भूल भाल जाएगी.
2 साल बाद राजा वापस आए इंग्लैंड से, तो अलवर की जनता ने इतना भयंकर स्वागत किया, इतना ज्यादा स्वागत किया, अंग्रेजों को लगा कि तो वापस उतना ही लोकप्रिय। अंग्रेजों ने कहा थोड़े दिन तुम और बाहर रहो। फिर राजा यहां से गया पेरिस, फिर राजा वापस ही नहीं आया, डेथ ही कहां पर हो गई उसकी, पेरिस। लिखो 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, 1933 ईस्वी में, 1933 एडी, तिजारा दंगों के बाद, आफ्टर तिजारा राइट्स, तिजारा दंगों के बाद, आफ्टर तिजारा राइट्स, तिजारा दंगों के बाद, आफ्टर तिजारा राइट्स, अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम, अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। अतः यह पेरिस चला गया था, सो ही मूव्ड टू पेरिस, अतः यह पेरिस चला गया था, सो ही मूव्ड टू पेरिस, तथा वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, एंड डाइड देयर, तथा वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, एंड डाइड देयर। अगला लिखो भाई, तेज सिंह। यह आजादी के समय अलवर का राजा था। He was king of अलवर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यह आजादी के समय अलवर का राजा था। He was king of अलवर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कब हुआ देश आजाद? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद होता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी की हत्या में लोग पकड़े गए। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को पकड़े तो उनके पास हथियार पकड़े गए। हथियारों पे लिखा हुआ था मेड इन अलवर। क्या लिखा हुआ था? भारत सरकार ने कहा ये रिश्ता, भाई साहब ये कहां से हथियार? तो पता चला कि अलवर का जो प्रधानमंत्री है उससे थोड़े दिन पहले नाथूराम गोडसे मिलके आया था। वीएन खरे अलवर के प्रधानमंत्री थे और उनसे मिलके आया था। तो खरे को खरे खरे पकड़ लिया कि तुम तो आ जाओ भाई साहब। तो लोगों ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मुकदमा चला, इन्वॉल्वमेंट होगी नहीं होगी बाद में देखेंगे, पर आपने गिरफ्तार तो किया, फिर तो राजा की भी होगी। प्रधानमंत्री को यदि बात का पता तो फिर किसको पता होगा? राजा। तो राजा को भी गिरफ्तार कर लिया। तो तेज सिंह को और प्रधानमंत्री खरे दोनों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फाइनल वर्डिक्ट जब आया, फाइनल जब फैसला आया, तब पता चला कि इन दोनों को मामले का कुछ भी पता नहीं था। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। पर फिर भी कोई पूछे कि राजस्थान में कहां के राजा को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? किसको? देख लो, लिखो महात्मा गांधी की हत्या के समय या महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में, इन असैसिनेशन ऑफ गांधी जी या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में, इन असैसिनेशन ऑफ गांधी जी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ही वॉज अरेस्टेड, या इसे नजरबंद किया गया था, ये लिखो ज्यादा अच्छा होगा। इसे नजरबंद किया गया था। ही वॉज हाउस अरेस्टेड, दिल्ली में नजरबंद किया था, भाई बाहर नहीं जा सकते आप। इसे नजरबंद किया गया था। ही वॉज हाउस अरेस्टेड, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट गेव क्लीन चिट, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट गेव क्लीन चिट, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट गेव क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था? निर्दोष करार दिया था। किसको? किसको? तेज सिंह जी बाद में दिल्ली रहते थे, दिल्ली से वापस आए नहीं थे, दिल्ली रहे थे। 2009 में डेथ हुई। कब डेथ हुई थी? मुझे याद है 2009 में डेथ हुई थी। मेरे अखबार में साफ साफ याद है, अलवर के पूर्व महाराजा तेज सिंह का हुआ निधन। अलवर के कौन कौन आप में से? खूब सारे लोग। आपके अलवर में कांग्रेस के नेता भंवर जितेंद्र, उनके दादाजी, उनके भंवर जितेंद्र के दादाजी। तो मुझे इसीलिए याद है कि 2009 में तब लोकसभा के चुनाव थे, मई के आसपास डेथ हुई थी। भंवर जितेंद्र तब अलवर से एमपी बने थे, बाद में रक्षा राज्य मंत्री बने थे। तो अखबार में यही था कि अलवर में कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर जितेंद्र ने अपना चुनाव प्रचार रोका, क्योंकि उनके दादाजी अलवर के पूर्व महाराजा
तेज सिंह जी का दिल्ली में निधन हो गया है, इसलिए वो अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जाएंगे। तो पता चला कि तेज सिंह जी अभी तक बैठे हैं। भाई तेज सिंह जी तो 47 के अंदर ही गिरफ्तार हो रहे थे, तो बाद में अपना जीवन लगभग चुपचाप उधर दिल्ली के अंदर ही बिता दिया था। तो राजा का नाम क्या था, कहाँ के राजा थे? और जो वीएन खरे जो गिरफ्तार किए गए थे, वो बाद में भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़े थे 1952 में, और लोकसभा के ऑनरेबल मेंबर थे, सांसद बने थे बाकायदा। पर एक बार तो गिरफ्तार हो ही गए थे दोनों के दोनों। तो राजस्थान के कौन से राजा गिरफ्तार किया गया? याद रह जाएगी बात आपके? चलो बाकी कल पढ़ेंगे। अलवर का इतिहास समाप्त।